हेलो छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में। तो आज लेकर आए हम यूके ट्रिपल एससी के नए सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट 59। जो ये प्रैक्टिस सेट 59 है, ये नए सिलेबस पर आधारित है पूरी तरीके से। और ये प्रैक्टिस सेट 2026-27 की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उत्तराखंड से संबंधित है आपके काम आएगा। 100 नंबर का पूरा पेपर है जो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पर आधारित जैसे प्रश्न बनते हैं उसी टाइप के प्रश्न है। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन आएंगे आपके 20, फिर उत्तराखंड के, फिर रीजनिंग का आएंगे, फिर उत्तराखंड के, और फिर लास्ट में जीएस के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये सामान्य हिंदी का, यहाँ पे देखना सामान्य हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा कि इनमें से कौन सा कथन सही है ना। तो यहाँ पे कह रहा कि क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही है। किसके लिए? माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। इन्हें राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। बिल्कुल सही है, जो माखनलाल चतुर्वेदी है ये राष्ट्रवादी कवि थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है ये जेल भी गए थे भाई, ठीक है। दूसरा, इन्हें भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बिल्कुल एकदम इनके रग रग में जो है भारत के देशभक्ति भरी थी, तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो ये भी आपका सही है। इन्हें हिमकिरीटनी रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ये गलत कह रहा है। हिमकिरीटनी के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि कौन सा पुरस्कार मिला है? देव पुरस्कार। हिमकिरीटनी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? देव पुरस्कार मिला है। और जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला इनको किसके लिए मिला था? वो मिला था हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी रचना के लिए जो इन्हें क्या मिला था? साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। और हिमकिरीटनी के लिए देव पुरस्कार मिला था। तो ये आपका गलत हो गया यार। दूसरा, माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा एक कविता संग्रह है, इसकी रचना विजय दत्त श्रीधर ने की थी। भाई देखना जरा, जो माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा वो एक कविता संग्रह नहीं है भाई, ये कविता संग्रह नहीं है। क्या है? ये जीवनी है ना। किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना। और ये जीवनी लिखी किसने? विजय दत्त श्रीधर ने, है ना। वैसे तो विजय दत्त श्रीधर ठीक लिखा था माखनलाल चतुर्वेदी की, लेकिन ये क्या कहते हैं, कविता संग्रह नहीं है, ये क्या है? एक जीवनी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो पी और क्यू सही हो जाएगा। तो पी और क्यू सही है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब देखो यहाँ पे कौन सा विकल्प इनमें से सही है? चांद का मुंह टेढ़ा। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। बिल्कुल एकदम सही है कि जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट है इसमें, 1943 में स्थापित तार सप्तक के संस्थापक गजानन माधव मुक्तिबोध है। देखो भाई, तार सप्तक के जो संस्थापक है वो गजानन माधव मुक्तिबोध नहीं है, कौन है? अज्ञेय जी है ना। अज्ञेय जी जो है तार सप्तक के संस्थापक है। और जो तार सप्तक है 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने कवि थे? 7 कवि थे, इसीलिए सप्तक लगा हुआ है। और गजानन माधव इसके क्या थे? प्रथम कवि थे। देखो ऐसे ही गजानन माधव को ऑप्शन में नहीं दिया, इसीलिए दिया, ये पूछता प्रश्न तार सप्तक के प्रथम कवि कौन थे? तो गजानन माधव मुक्तिबोध थे, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होता है आपका? गलत हो गया। संस्थापक नहीं है, प्रथम कवि है। कृष्ण अर्जुन युद्ध के गद्य के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। जरा इसको थोड़ा सा आप बताना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं इसके लिए, कि जो गजानन जो आपका क्या है, कृष्णा अर्जुन युद्ध है, इस गद्य के रचनाकार कौन है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको नहीं आता है तो लिखना कि सर इसका आंसर क्या है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सही विकल्प केवल ए है, बाकी बी और सी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस युग में शब्द के साथ निरर्थक शब्द का प्रयोग हुआ है? देखो भाई, आप देखोगे कि जो शब्द भेद होते हैं हमारे, शब्द भेद में एक शब्द भेद आता है आपका अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद। अर्थ की दृष्टि से मुख्य रूप से शब्दों के भेद होते हैं, 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो जो सार्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द तो वो होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ होता है, लेकिन जो निरर्थक शब्द होता है वो शब्द होते हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सामान्य बोलचाल में उनका प्रयोग किया जाता है सार्थक शब्दों के साथ। जैसे हमने कहा कि हमने रोटी वोटी खानी है ना। तो रोटी वोटी खानी है, तो रोटी तो आपका सार्थक हो जाएगा, लेकिन वोटी का कोई अपना अर्थ नहीं है, तो वोटी निरर्थक हो जाएगा। हमने कहा खाना वाना खा लो, तो खाना तो ठीक है, लेकिन वाना क्या? वाना का कोई अर्थ नहीं है, तो इसलिए वाना क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कि गाय सार्थक शब्द है, भैंस भी सार्थक शब्द है, दिन सार्थक शब्द है, रात भी सार्थक शब्द है, आकाश सार्थक शब्द है, पाताल भी सार्थक शब्द है ना। तो इनमें से कोई भी निरर्थक शब्द किसी के साथ भी नहीं हुआ है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आकाश पाताल है, तो हम इसको अगर बनाते बाई चांस एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, तो हम क्या लिख देते हैं? जैसे हमने लिखा आकाश उकाश, कोई बोलता है ऐसे आकाश उकाश, तो आकाश तो ठीक है, लेकिन उकाश कुछ भी नहीं है, तो ये निरर्थक हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी दे रखा, जैसे हमारे पास दे देता है आपके पास दाल दाल वाल, जैसे बोल देता दाल वाल, तो दाल तो ठीक था, लेकिन वाल यहाँ पे क्या है? निरर्थक हो जाता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, सारे के सारे सार्थक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? अब देखो कौन सा विकल्प सही है भाई, इनमें से जरा देखना आप लोग क्या कह रहा।
अव्यय मुख्य रूप से अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। ये बिल्कुल एकदम सही है, अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अव्यय को ही क्या बोलते हैं, अव्यय को अभिकारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारी, है ना, अभिकारी बोलते हैं। जैसे इसमें क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, एक आपका क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं आपके, अभिकारी या अव्यय होते हैं। दूसरा आपका क्या हो जाता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अभिकारी शब्द। तीसरा आपका क्या हो जाता है समुच्चय बोधक, है ना, समुच्चय बोधक, है ना। और चौथा क्या होता है आपका विस्मय बोधक, चौथा क्या हो जाता है विस्मय बोधक। तो ये 4 जो है क्या होता है अभिकारी शब्द या अव्यय होता है। लेकिन इसमें एक जो है क्या पढ़ते हैं निपात को भी पढ़ा जाता है भाई एक इसमें, ठीक है। तो चलो ये पहले वाला तो आपका सही हो गया। दूसरा निपात शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल एकदम सही है कि निपात शब्द को भले यहाँ पे काउंट नहीं करते लेकिन आते हैं, अव्यय के अंतर्गत आते हैं। निपात क्या कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनमें किसी विशेष प्रकार का ऐसे वाक्य जिनमें किसी विशेष प्रकार के बल भरने वाले शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं निपात कहते हैं। जैसे विशेष प्रकार का बल भरने का मतलब है, जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, है ना, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो इसमें कोई बल नहीं दिया गया, लेकिन मैं कहा मैं दिल्ली ही जा रहा हूं, तो जो ही है ये क्या हो जाएगा इसमें निपात हो जाएगा, है ना। तो ये भी सही है, ये भी अव्यय के अंतर्गत आता है। अवधारक शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं। देखो जो निपात होता है इसी निपात को ही क्या कहा जाता है अवधारक कहा जाता है। तो अवधारक शब्द अव्यय के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो सारे के सारे सही है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से योग रूढ़ शब्द है, तो योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है, तो योग रूढ़ देखो भाई जैसे रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं ना। एक होता आपका योगी, एक होता रूढ़ शब्द, एक होता यौगिक शब्द, एक होता योग रूढ़ शब्द। तो योग जो रूढ़ शब्द होता है वो किसी 2 शब्दों से मिलकर नहीं बनता, ना उसमें उपसर्ग हो सकता है ना उसमें प्रत्यय हो सकता है। लेकिन जो आपका यौगिक शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, और फिर जो योग रूढ़ शब्द होता है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बन सकता है ना। ऐसे यौगिक शब्द होता है योग रूढ़ शब्द जो किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जिनका मतलब कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा दशानन, है ना, तो 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण, तो बोल तो दशानन रहा लेकिन निकल नारायण। नीलकंठ बोल रहा है, नीलकंठ मतलब शिव जी भगवान को बोलता है, ऐसे करके ना जिसमें बहुब्रीहि समाज के एग्जाम्पल आते हैं वो होते हैं। तो इसमें विशालकाय तो है नहीं, पंकज, पंकज देखो पंकज बोल रहा है, पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, जबकि बात किसकी कर रहा है कमल की, तो यही आपका क्या हो जाएगा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जस्सी कहानी वैसी डबली, मतलब बता रहा कि क्या कहते हैं जैसे कोई काणी महिला होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा उसको टच करके बताया है कि जो काणी होती है वो मतलब काणी जैसे मतलब काम वो खुद है ना, वैसे उसके जो है बर्तन या उसके पास जो मतलब वस्तुएं होती रखी वो भी उसी टाइप की लगती है, उसी टाइप की होती है। तो ये मुहावरा कहाँ पे फिट होता है कि जैसा व्यक्ति वैसी वस्तु, तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, देखो भाई अथवा शब्द अगर हम देखें जैसे अथवा है, या है, और है ना, ये ऐसे शब्द होते हैं जो 2 क्या कहते हैं वाक्यों को या 2 प्रधान वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, या फिर 2 ऐसे शब्दों को जो अपने आप में प्रधान होते हैं, जैसे नाउन भी हो सकता है, जैसे राम और श्याम, राम अथवा श्याम ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि ये किस प्रकार के शब्द होते हैं, ये हमेशा अव्यय होते हैं। अव्यय अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी आया था, अव्यय को ही क्या बोलता है अभिकारी बोलता है। और अभिकारी होते हैं जिसको लिंग वचन काल कारक के आधार पर जो परिवर्तित नहीं हो सकते हैं उनको अव्यय बोलते हैं। जैसे अथवा, अथवा को हम कभी अथवी नहीं बना सकते, अथवा को हम कभी अथवाओं नहीं बना सकते, है ना। तो जिनको लिंग वचन काल कारक के आधार पर चेंज नहीं किया जा सकता वही अव्यय होता है। तो यही क्या हो गया आपका अव्यय हो गया अपने आप में एक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, त्यारो नौ क्या छ, त्यारो नौ क्या छ गढ़वाली वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है। देखो त्यारो नौ क्या छ, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा, त्यारो का मतलब तुम्हारा, नौ का मतलब नाम, क्या का मतलब क्या, और है, छ मतलब है। तो ये सारा किसी को भी अंडरलाइन करके दे सकता था। तो त्यारो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, तो बी इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कोई इनमें कलम का सिपाही क्या है, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र या आत्मकथा। देखो कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है। जीवनी वो होती है जो किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है, और जो कलम का सिपाही जीवनी है ना, ये किसने लिखी है याद रखना, अमृत राय ने लिखी है, अमृत राय ने लिखी है, अमृत राय ने लिखी है। और जो अमृत राय कौन था, ये था आपका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का क्या था, ये
पुत्र था। अमृत राय था मुंशी प्रेमचंद का पुत्र। तो अमृत राय ने अपने पिता मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है भाई ये, और क्या लिखा अपने पिता की जो मतलब उनकी उपयोगिता था, उनकी जो मतलब उपलब्धियां थी या उनके जो सोच थी उनके ऊपर लिखा है इन्होंने, है ना। तो ये कलम का सिपाही जो रचना जीवनी है ये किसकी है, अगर ये पूछेगा जीवनी किसकी है तो जीवनी तो है मुंशी प्रेमचंद की, लेकिन लिखी किसने है ये, तो ये लिखी है आपके किसकी ने, अमृत राय ने, और है क्या है, जीवनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, ध्यान देना भाई, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है। तो जो अपभ्रंश के टाइम की इनकी बहुत फेमस रचनाएं आती है, जैसे आपका एक याद रखना स्वयंभू की रचना आपका परम चरियु, है ना। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि परम चरियु किसकी रचना है, तो परम चरियु स्वयंभू की रचना है। तो जब अपभ्रंश का विकास हो रहा था भारत में, है ना, तो अपभ्रंश के अनेक रूप प्रचलित थे, जैसे आपके मराठी थी, है ना, आपकी मागधी थी और सौर सैनी थी, है ना। तो सौर सैनी आपकी जो है सौर सैनी थी आपकी, तो सौर सैनी से ही हमारी क्या है हिंदी निकली है ज्यादातर। तो यहाँ पे जो है उस समय जो है स्वयंभू सबसे टॉप के कवि हुआ करते थे अपभ्रंश के टाइम में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, परमचर्य इनकी प्रमुख रचना है। चलो अगला क्वेश्चन है, बोस्ट्रोफेडन शैली किस लिपि से संबंधित है। देखो भाई, प्रैक्टिस सेट करने से ये फायदा होता है कि जब आप प्रैक्टिस सेट लगातार करते रहते हो तो उससे क्या फायदा मिलता है कि धीरे धीरे क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ रिपीट होने लग जाते हैं और हमें याद हो जाते हैं, तो पेपर में वो ज्यादा हेल्प करते हैं ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग कि हमने कल परसों देखा था कि बोस्ट्रोफेडन शैली हम किसको कहते हैं, कि जिसमें क्या होता है, जैसे पहले बाएं से दाएं ओर लिखा जाएगा, फिर लाइन यहाँ खत्म होगी, फिर दाएं से बाएं ओर लिखा जाएगा, फिर दाएं से बाएं ओर लिखा जाएगा, फिर ऐसे करके जो लिखा जाता है उसको बोस्ट्रोफेडन शैली बोलता है। ठीक है ना। और जो बोस्ट्रोफेडन शैली का प्रयोग जो भारत में हुआ है वो किस लिपि में हुआ है, सिंधु घाटी की लिपि में बोस्ट्रोफेडन शैली का प्रयोग हुआ है। लेकिन सिंधु घाटी लिपि को अभी जो अच्छे से नहीं पढ़ पाया है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बोस्ट्रोफेडन शैली का प्रयोग हुआ है इसमें जो है ज्यादातर ऐसे लिखा गया है, इधर से यहाँ लिखा फिर ऐसे करके लिखा, तो बाएं से दाएं से बाईं ओर जो इसमें ज्यादातर लिखा गया है, लेकिन बोस्ट्रोफेडन शैली का भी इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। अगर आप खरोष्ट लिपि में देखो तो खरोष्ट लिपि में केवल दाएं से बाईं ओर ही आपको उल्टा लिखा जाता है, इधर से इधर को ऐसे करके, है ना। और ब्राह्मी लिपि में तो बाएं से दाईं ओर लिखा जाता है ना। आपको पता होगा ब्राह्मी लिपि से ही आपकी क्या निकली है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी, भारत की अधिकतम भाषाओं का विकास इसी से हुआ है, और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये दोनों लिपि अब लुप्त हो चुकी है, और देवनागरी लिपि ही हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है ना। तो जंगम का विलोम क्या है, तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, तो पहले तो ये देखना आप लोग कि विलोम का मतलब क्या होता है। विलोम का मतलब होता है भाई उल्टा, है ना, उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत। अब यहाँ पे देखो तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जंगम बोलते किसको है भाई। तो जंगम का मतलब होता है जो चल फिर सकता हो, यानी कि या तो आप ये बोल सकते हो जो चल फिर सकता हो, या फिर आप ये बोल सकते हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, या फिर आप ये बोल सकते हो जिस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जंगम बोलते हैं। तो जंगम का उल्टा क्या हो जाएगा, जंगम का उल्टा हो जाएगा स्थिर, मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है तो वो क्या होता है, स्थिर होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, सही मिलान की करना भाई। स्वर की उत्पत्ति के आधार पर देखो जरा सही मिलान करना है। अ का उच्चारण स्थान कहाँ पे है भाई, तो अ का उच्चारण स्थान होता है जितने भी आपका अ होता है ना, अ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ पे होता है भाई, आपका कंठ में होता है। अ और आ का कंठ में मतलब गले में होता है, तो इसका आपका हो जाएगा दूसरा। छोटी ई जो है इसका उच्चारण स्थान होता है भाई तालव्य, तालव्य मतलब जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें होता है तालव्य में, है ना। जैसे आप कंठ में और देखो तो क ख ग घ कंठ में आते सारे, तालव्य में देखो च छ ज ज जीभ सीधी तालू पे जाती है ऊपर मुंह के ऊपरी वाले हिस्से में, तो ये तालव्य में आता है। ई भी तालव्य में आता है। अगर ए की बात करें तो ए में देखो आप ए गले में भी जोर पड़ रहा है, और इसके अलावा जो है जीभ तालु की तरफ को भी जा रही है ए ऐसे करके, तो ये ए जो है आपका कंठ तालव्य हो जाता है या कंठ तालु हो जाता है। और ओ आपका क्या होता है, कंठ ओष्ठ होता है। जैसे आप देखो ओ बोलोगे तो ओंठ भी आपस में क्रिया करता है और गले में भी जोर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये तो सबको आता होगा भाई। खून खोलना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना, है ना। जिसका खून खोलता है उसको बोलते हैं कि बहुत गुस्सा आ गया, खून नहीं खोल रहा तुम्हारा, है ना, मतलब गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें। अगला, कौन सा शब्द भाषाओं से संबंधित सही नहीं है, भाषाओं से संबंधित कौन सा सही नहीं है, मतलब फ्रांसीसी भाषा का शब्द मेयर है, तो मेयर बिल्कुल एकदम सही है, फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा का शब्द है मेयर, बिल्कुल ध्यान रखना। अंग्रेजी भाषा का शब्द लालटेन है, बिल्कुल एकदम सही है, ये लालटेन अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। चीनी भाषा का शब्द बुजुर्ग है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो बुजुर्ग है वो चीनी भाषा का शब्द नहीं है। ये किस भाषा का शब्द है भाई, रूसी भाषा का शब्द, और कहीं पे जो है फारसी भी होगा लिखा, तो फारसी या रूसी भाषा का शब्द है बुजुर्ग, चीनी भाषा का नहीं। चीनी भाषा का शब्द क्या है, चाय है, चीनी है, लीची है, चीकू है, ये चीनी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द
सुनामी, बिल्कुल एकदम सुनामी, रिक्शा ये जापानी भाषा के शब्द है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, राम सो राम सिया से सिया में कौन सा अलंकार होगा। देखो इसमें कौन सा अलंकार होगा, देखो राम सो राम मतलब राम की तुलना राम से करेगी, राम के जैसा राम, और सिया से सिया सीता की तुलना सीता से कर रहा है, मतलब सिया के राम के जैसा राम है और सीता के जैसा राम है। तो ये तुलना कहाँ पे की जाती है, ऐसे कि जहां पे दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है, कोई इतना महान हो जाता है कि जिसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है और अपने से ही तुलना हो जाती है, तो वहां पे देखो कौन सा अलंकार होता है, वहां पे होता है अनन्वय अलंकार या अन्वय अलंकार लिख देता तो अनन्वय अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अध्ययन में कौन सी संधि है। देखो भाई पहले तो अध्ययन का संधि विच्छेद देखो जरा, अध्ययन का संधि विच्छेद क्या है। अध्ययन में कौन सी संधि होगा, अध्ययन का संधि विच्छेद होता है भाई अधि प्लस अयन। अध्ययन का संधि विच्छेद क्या होता है, अधि प्लस अयन। और अगर अधि प्लस अयन को देखो तो प्लस से पहले क्या टूटा, धी का मतलब क्या हो गया ई, और प्लस करके आपका अ, तो ई प्लस अ में टूट रहा है। ध्यान देना अगर प्लस से पहले छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इनमें से कोई एक आ जाए और प्लस के बाद आपका कुछ भी आ जाए तो वहां पे हमेशा यण संधि होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि, प्लस से पहले ई आया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द होगा। तो पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होता है, तो स्वेदज। जो पसीने से पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, स्वेदज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बताते नहीं है कि जैसे हनुमान है, तो हनुमान का आपने डुप्लीकेट देखा होगा जो आपका पाताल में रहता था, तो क्या हनुमान के पसीने से पैदा हुआ, ऐसे बताते हैं जब लंका पे उन्होंने आग लगाई थी, तो उसी को स्वेदज बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा को दर्शाएगा। तो कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा को दर्शाएगा भाई, इसमें जरा देखना, इसको बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं भाई। एक चीज ध्यान रखना कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती है उनको जब बहुवचन में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है वो, ये जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा को अगर बहुवचन में बदल दिया जाए तो वो जातिवाचक बन जाती है हमेशा। अब यहाँ पे देखो तो भाववाचक संज्ञा क्या है, खुशी है, तो खुशी का क्या बता दिया उसने, खुशियां बोल दिया, तो खुशियां आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कुर्बानी होता है भाववाचक संज्ञा, लेकिन अगर आप कुर्बानियां बोलोगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो ये भी जातिवाचक हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जवानी आपकी क्या होती है, जवानी, बचपन, यौवन, ये क्या होता है आपके भाववाचक संज्ञा होता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, इसमें देखना सही मिलान कीजिए। देखो सही मिलान करना है भाई, तो सही मिलान करना है चेला। चेला किसको बोलते हैं, तो लड़के को चेला बोल देते हैं भाई, ठीक है ना। लड़का को क्या बोलते हैं, चेला बोलते हैं। बौज्यू किसको बोलते हैं, तो बौज्यू जो है गढ़वाली भाषा में पिता को बोलते हैं, है ना। बटुली किसको बोलते हैं, तो बटुली बर्तन को बोलते हैं, बर्तन को बटुली बोलते हैं। और पाख मतलब पंख को बोलते हैं, जो पंखे होते हैं, पंख होते हैं उनको पाख बोलते हैं ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप मिलान कर लेना इनके, है ना, ये इधर आपके ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन में मिलान कर लेना कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलो रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो, एक घन को सभी बाहरी सतहों पर रंग कर 27 छोटे समान घनों में काट लिया जाता है, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए होंगे। देखो भाई वैसे तो मैं इसको आपको चित्र से बता देता हूँ, चित्र से ज्यादा सही रहता है। वैसे ट्रिक अगर किसी को जाननी होगी तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो रीजनिंग की, है ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और ऑफलाइन अगर आप आरसी एकेडमी से जुड़ते हो तो यहाँ पे भी शाम को 1 मार्च से नया बैच बन रहा है 4 से 7, तो उसमें भी आप कर सकते हो। तो आप लोग देखना कि ये वाला जो है कह रहा है कि एक छोटा सा घन है जिसको बाहर से रंगा गया है 27 छोटे समान घनों में। जो 27 छोटे समान घनों का मतलब है कि 3 का क्यों है, मतलब 3-3 टुकड़े बनाने। तो 3 टुकड़े बनाने मतलब 3 टुकड़े ऐसे में कटेंगे, ये देखो 1 2 3, 3 टुकड़े ऐसे में कटेंगे, ये देखो 1 2 3, 3 टुकड़े ऐसे में कटेंगे, ये देखो 1 2 3, 3 टुकड़े ऐसे में कटेंगे, ये देखो 1 2 3, 3 टुकड़े ऐसे में कट जाएंगे, ये देखो 1 2 3, और 3 टुकड़े ऐसे में कटेंगे 1 2 3, है ना, ऐसे करके। तो आपका जिसका क्यूब होता है बस उतने टुकड़े कटने चाहिए एक फलक में, तो चारों तरफ से उतने ही टुकड़े कट जाएंगे, घन है मतलब, है ना। तो कह रहा कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए। भाई जब इनको काटेंगे ना तो 2 फलक जिसका रंगा हुआ होगा ना वो किसका होगा रंगा हुआ, देखो इसके 2 फलक होंगे रंगे यहाँ पे, है ना, ये वाला। अब आप किनारे इसका इधर वाला रंगा होगा, इधर वाला, बाकी इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, पीछे से भी कट गया। अगर आप इसको देखोगे तो इसका देखो एक इधर से रंगा होगा, इधर से, और एक इधर से, 3 हो गया। इसका देखो तो इसका एक ही हो जाएगा सामने, बाकी चारों तरफ से वो कट गया। इधर से नहीं कटा तो इधर ही का रंगा होगा, जिधर से मतलब कटेगा नहीं उधर का ही होगा रंगा हुआ। ऐसे क्या है कि इधर से रंगा हुआ होगा, ये भी 2 साइड से होगा, इधर से और इधर से, बाकी इधर से भी नहीं होगा, इधर से भी नहीं होगा, उधर से भी नहीं होगा, नीचे से भी नहीं होगा, है ना। ये वाला टुकड़ा जो निकलेगा ये भी 2 साइड से होगा। ये वाला टुकड़ा भी जो हमें दिख रहा नहीं, इधर से और उधर से रंगा हुआ होगा, और ये वाला टुकड़ा भी इधर से और इधर से रंगा होगा। तो 4 टुकड़े तो ये हो गए भाई, ठीक 4।
और 4 टुकड़े आपके नीचे हो जाएंगे, ऐसे 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए 8, और 4 टुकड़े आपके ये बीच में हो जाएंगे, 4 और 4 8 और 4 12, तो 12 टुकड़े होंगे, तो बी इसका आंसर है। तो इसकी ट्रिक भी है, तो ट्रिक हम अभी यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, ट्रिक हम क्या कहते हैं, अच्छा चलो अगर किसी को ट्रिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, है ना। बाकी ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको और भी बेहतर रीजनिंग मिलेगी करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो भाई जरा ट्रिक बताएंगे इसके लिए, है ना। देखो एक पिता है और एक पुत्र है, जब 2 रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र अगर 1 है तो पिता की क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हो। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, मतलब जो पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, मतलब इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी, तो ये हो गया तिगुना। अब मैं ट्रिक बताता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो देखो 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 1 पे 4, तो इन दोनों का आपस में माइनस करो तो कितना बचेगा, ये 1 बच जाएगा, तो 1 के बराबर आप क्या रख दोगे, जो ये इन दोनों का माइनस होगा और 5 के मल्टीप्लाई में जाएगा ना, तो 5 तो आपका ये आ गया, जितने वर्ष के बाद दूसरा रेशियो आया है, और इनके बीच में अगर आप माइनस करोगे तो 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो 5 दूनी 10, तो 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु का रेशियो 1 है तो 1 के बराबर 10 आ गया, तो 10 आंसर हो गया। पिता की पूछे तो हम 4 से करते सीधा मल्टीप्लाई और 10 से 40 हो जाती, 40 पिता की हो जाती, तो बी इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में या फिर 180 डिग्री के कोण में होगी। देखो भाई कहने का मतलब क्या बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा है जैसे यहाँ पे देखना आप लोग, है ना, यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो अगर आप देखोगे ना तो जैसे घंटे की सुई यहाँ पर और मिनट की सुई यहाँ पे, तो एक सीधी में आ गई, या फिर 180 डिग्री के कोण पे आ गई, तो ऐसे मतलब एक पूरे दिन में कितनी बार होगी। तो ध्यान देना, इसमें लोग बहुत गलत करते हैं, लोग सोचते हैं कि 12 घंटे में तो 12 बार आएगी, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे भी होगी एक सीध में, देखो जब यहाँ पे होगी घंटे की सुई यहाँ पे होगी, मिनट की सुई यहाँ पे ऐसे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है घंटे की सुई इधर होगी, मिनट की सुई इधर ऐसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि 6 बजे ना 5 और 6 बजे के बीच में यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि फिट 6 बजे होती है, तो इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाता है एक टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा 11 घंटे, एक तो पूरे मतलब 11 बार अगर आपकी 12 घंटे में हो रही है, तो पूरे दिन भर में कहते 24 घंटे होते हैं, तो 22 बार हो जाएगी, तो 22 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियां इस प्रकार हैं। देखो पासे की 2 स्थितियां दे रखी भाई, 2 विभिन्न स्थितियां दे रखा पासे की। पहली स्थिति तो ये है, तो पहली स्थिति में हम पासा बनाएंगे, ये जिसको हम डाइस भी बोलते हैं। पहली स्थिति में कह रहा हो ऊपर 1, सामने 2 और दाईं ओर 3। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा, दूसरी स्थिति में कह रहा ऊपर 6, सामने 3 और दाईं ओर 2। तो अब क्या बोलो कि 1 के विपरीत क्या होगा, इसमें 1 के ठीक सामने क्या होगा। तो ध्यान देना भाई, देखना जरा, 2 यहां भी आया है, यहां भी आया है, 3 यहां भी आया है, यहां भी आया है। जब किसी किसी पासे की 2 स्थितियों में कोई 2 संख्या दोनों पासों में हो, तो जो तीसरी संख्या बचती है, मतलब जो बाकी की 2 संख्या बचती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्या देखो एक सीरीज दे रखी है 48, 24, 24, 36, 72, 180, तो इससे आगे क्या होगा। देखो क्या कर रहा हो, इसने किया है यहाँ पे 48 का आधा, 48 का आधा किया है, तो 48 का आधा कितना हो गया 24, और 48 का आधा 24 हो गया, और उसमें 2 की गुणा 1 की गुणा कर दी, तो 24 कम 24 आ गया आपका। फिर उसने यहाँ क्या किया, 24 का आधा किया, 24 का आधा करके कितना आ जाएगा 12, और 12 में उसने 2 की गुणा कर दी, तो 12 दूनी 24 हो गया ये। फिर यहाँ पे क्या हो गया कि 24 का आधा किया उसने, 24 का आधा कितना हो गया 12, और 12 में 3 की गुणा कर दो, 12 3 36 हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी ऐसे किया उसने कि 36 का आधा किया तो 18, 36 का आधा 18, और 18 में फिर 4 की गुणा की, गुणा बढ़ रही ना, पहले 1 की फिर 2 की फिर 3 की फिर 4 की, 18 3 54, 18 4 72, तो 72 आपका आंसर हो गया। इसके बाद 72 का आधा किया, तो 72 का आधा कितना होता है 36, है ना, और 36 में आप उसका किससे गुणा करेगा 5 की, तो 6 पंजे 30 और 5 या 15, 16 17 18, तो 180 हो गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, 180 का आधा करोगे तो 180 का आधा होता है 90, है ना, 90 में फिर 6 की गुणा करेंगे तो 6 नम 54, तो कितना हो जाएगा 540 आंसर हो जाएगा, तो डी इसका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको कर सकते थे। चलो अगला क्वेश्चन है, 80 पैरों वाली झुंड में, 80 पैरों की एक झुंड में आधी भैंसें और एक सिंह। देखो 80 पैरों वाली एक झुंड में आधी भैंसें एक सिंह, आधी भैंसों का एक सिंह था और शेष के 2 सिंह थे, तो इस झुंड में कुल कितने सिंह थे। भाई कह रहे हो कि 80 भैंस है, 80 पैरों वाले एक झुंड में, तो 80 पैरों वाले एक झुंड में, तो अगर पैर 80 थे तो एक भैंस के 4 पैर होते हैं,
तो टोटल भैंस कितनी थी भाई, टोटल जो भैंसें थी वो कितनी होगी, टोटल भैंसें आपकी 20 होगी, 20 भैंसों के तो होंगे आपके 80 पैर, है ना, 80 पैरों वाले 80 पैरों वाली एक झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था तथा शेष के 2 सींग थे। तो 80 पैरों वाली भैंसें थी, तो 80 पैरों वाली भैंसें, तो भैंसें कितनी हो जाएगी 20। फिर कह रहा कि आधी भैंसों का एक सींग था, तो आधी भैंसों का एक सींग था मतलब 10 भैंसों का एक सींग था, और शेष का बाकी की जो 10 भैंसें बची उनके कितने सींग थे, 2 सींग थे। तो वो कह रहा कि इस झुंड में कुल कितने सींग थे, तो कितने सींग थे भाई, तो सींग कितने होंगे भाई, तो भाई जो आधी भैंसों के जो 10 एक आधी भैंसों का है एक सींग था, तो इनका एक सींग है तो इनके तो 10 ही सींग हो गए, और बाकी की जो आधी भैंस है इनके 2 सींग थे तो इनके 2 सींग है तो इनके 20 सींग होंगे, तो 20 और 10 30 हो जाएंगे, तो टोटल सींग हो जाएंगे 30, तो डी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि ए बी सी का अर्थ 12 बता रहा है, ए डी का 10 बता रहा है, तो डी ई एफ का क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे देखना भाई, ए अंग्रेजी वर्णमाला में 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, और सी कितने नंबर पे आता है 3। अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे 3 और 2 5 और 1 6 आएगा, और 6 को डबल कर देंगे तो 6 दूनी 12, इसमें 2 की गुणा कर देंगे तो सीधा 12 आ जाएगा। ऐसे इसका एक ए नंबर पे आता है, ए जो 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, तो 4 और 1 5 होता है, और 5 को डबल करोगे तो 5 दूनी 10 हो जा रहा है, तो आपका ये आ रहा है। ऐसे इसको भी करेंगे, डी 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, और एफ 6 नंबर पे आता है, तो 6 5 11 और 4 15 हो रहा है, और 15 को डबल करेंगे तो 15 दूनी 30 हो रहा है, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, तो सी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 8, देखो 2 है, एक सीरीज दे रखी है, 2 के बाद 8 आया, 8 के बाद 33, 33 के बाद 148, तो इसके आगे क्या आएगा। आप यहाँ पे देखना कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, 2 में 2 प्लस करते हैं तो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और फिर उसमें 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है ना। फिर ये आपका 8 हो गया। फिर अगर हम इसी 8 में क्या करें कि 3 ऐड करें, 8 में 3 ऐड करें, तो 3 अगर हम 8 में ऐड करें तो 8 और 3 क्या आ रहा है 11, और 11 में फिर किसकी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 आ रहा है। फिर इसी 33 में हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो 33 और 4 कितना होता है 37 होता है, और 37 में हम 4 की गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 और 4 तिया 12 13 14, तो आपका कितना हो रहा है 148 हो रहा है। ऐसे हम क्या करेंगे, देखो पहले हमने 2 की गुणा करी और 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की गुणा, फिर 3 की मल्टीप्लाई, फिर 4 की गुणा, फिर 4 की मल्टीप्लाई। अब जो 148 में क्या करेंगे 5 को हम जोड़ेंगे, है ना, 5 की मतलब 5 को 4 को पहले मतलब 2 को जोड़ा 2 की गुणा, फिर 3 को जोड़ा 3 की गुणा, फिर 4 को जोड़ा फिर 4 की गुणा, और फिर आप क्या करोगे 5 को जोड़ेंगे तो 148 में 5 को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाएगा 8 और 5 13 मतलब 153, और इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 हासिल 1 और 15 पंजे 75 और 1 76, तो कितना हो जाएगा आपका 165, तो 165 आंसर, सॉरी 765 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से विषम का चुनाव करें। विषम का चुनाव करें मतलब जो अलग है इनमें, तो अलग कौन सा, इनमें एक मोबाइल, एक फ्रिज, एक पंखा, एक बटन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोबाइल, फ्रिज और पंखा, ये तीनों के तीनों क्या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ना, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को चलाने के लिए ऑन ऑफ करने के लिए एक बटन है, लेकिन बटन खुद इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है ना मतलब बटन जो है इनको चलाने का काम आता है, और बाकी ये मेन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो डी ही अलग है इसमें, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो आगामी 1 जनवरी को कौन सा दिन आएगा। भाई इसको सॉल्व करने का तरीका देखना, 1 अक्टूबर दे रखा है, 1 अक्टूबर के बाद आपका कौन सा आता है नवंबर के बाद दिसंबर, और दिसंबर के बाद जनवरी, फिर दे रखा है 1 जनवरी। तो 1 अक्टूबर का दे रखा है और 1 जनवरी का निकालना है, तो जिसका दिया हुआ होता है वहां से लेकर वहां तक के सारे महीने लिख लो जो आपके मतलब जहां तक पूछ रहा है। तो देखो अक्टूबर का महीना 31 का जाता है सामान्य रूप से, तो 31 में से जो ये डेट होगी दी 1 तारीख दे रखी, तो 1 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा 30। नवंबर कितने का जाता है 30 का, तो नवंबर नॉर्मल 30 का लिखो। दिसंबर 31 का जाता है तो दिसंबर 31 का लिखो, लेकिन लास्ट वाला महीना जैसे जनवरी 31 का जाता है तो ये 31 नहीं लिखना, इसको एक ही लिखना, जो लास्ट वाला महीना जितना का जाएगा उसको उतना ही लिखेंगे। अब ऐड करोगे इसमें तो 1 और 1 2, और इसको करेंगे 3 3 6 3 9, तो ये हो जाएगा 92 को हमेशा जितना भी यहाँ पे आएगा उसको 7 से डिवाइड करोगे, जितना भी ऐड करके आएगा उसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 ही कम 7 कितना बचेगा आपका 2, ये आ जाएगा 7 या 21, तो एक शेष बच जाएगा। तो जो शेष बचता है बस उतना ही हमने जो है इसमें आगे बढ़ाने थे। तो रविवार है, रविवार में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सोमवार, तो सोमवार आंसर हो जाएगा, तो सी आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद आपके जीएस के क्वेश्चन आएंगे भाई। चलो उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना, 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खेत के ऊपर हिस्से को कहा जाता है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको खेत, अच्छा गढ़वाली भाषा में देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि खेत के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है गढ़वाली भाषा में,
ठीक है। तो ऊपरी हिस्से को कहा जाता है गढ़वाली भाषा में कनाव, ठीक। और खेत का जो निचला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है खेत का, उसे कहा जाता है इचाव, ठीक है। निचला जो हिस्सा होता है उसे कहा जाता है इचाव, खेत का निचला हिस्सा, ठीक है। जैसे खेत का ऊपरी हिस्सा उसे बोलते हैं कनाव और खेत का निचला हिस्सा उसे इचाव बोलते हैं। जबकि भिंड क्या होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत की अस्थायी दीवार जो होती है एक टाइप की, ठीक है। तो सीढ़ीदार खेती की जाती है गढ़वाल में या फिर पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती की जो अस्थायी दीवार होती है उसे क्या किस नाम से जाना जाता है गढ़वाली में, भिंड नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32। पारंपरिक मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड मिलेट मिशन की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो उत्तराखंड मिलेट मिशन की शुरुआत कब हुई, ये मिलेट मिशन पूरे भारत में चलता है भाई, लेकिन हमारे उत्तराखंड में कब शुरू होता है मिलेट मिशन, तो 16 फरवरी 2023 को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। मोटे अनाजों को पारंपरिक बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की शुरुआत 16 फरवरी 2023 को की गई थी, ठीक है। 12 फरवरी 2023 को गैस रिफिल योजना, मुख्यमंत्री गैस सीएम गैस रिफिल योजना या फिर मुख्यमंत्री गैस रिफिल योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2023 को होती है। और ये जो रिफिल योजना है गैस वाली, ये आपका पौड़ी से शुरू होती है भाई, पौड़ी जिले से शुरू होती है ये 2023 में। इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार के द्वारा जो आपका असहाय लोग होते हैं या फिर बीपीएल धारक जो परिवार होते हैं उनको सरकार के द्वारा 3 गैस सिलेंडर फ्री में दिए जाते हैं। तो ये योजना शुरू देखना भाई 12 फरवरी 2023 को होती है, ठीक है। बाकी 10 अगस्त 2025 को ध्यान रखना, 10 अगस्त 2025 को आदर्श संस्कृत ग्राम योजना, आदर्श संस्कृत ग्राम योजना की शुरुआत होती है हमारे राज्य में 10 अगस्त 2025 को। तो प्रत्येक जिले में एक संस्कृत गांव बनाना है राज्य सरकार को, इसलिए ये योजना शुरू की गई है आदर्श संस्कृत ग्राम योजना। 13 जिले 13 संस्कृत ग्राम, ठीक है। तो अभी वो एक लिस्ट भी आई है 2025 में कि हर जिले में एक एक संस्कृत ग्राम बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये आदर्श संस्कृत ग्राम योजना कब से शुरू होती है, 10 अगस्त 2025 को, ठीक है। 9 जुलाई 2025 को ध्यान रखना भाई, उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति कब की है, ये 2025 की है, लेकिन 9 जुलाई 2025 को भूतापीय ऊर्जा नीति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 33। किस कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच डाक सेवा की शुरुआत की जाती है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कुमाऊं कमिश्नर है जिसने सिर्फ श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच डाक सेवा शुरू की है, वो है आपका गार्डनर, ठीक है। प्रथम कुमाऊं कमिश्नर है भाई, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर होते हैं जो 1815 में डाक सेवा शुरू करते हैं श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच, ठीक है। जबकि संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा की शुरुआत करने वाले 1816 में ट्रेल होते हैं भाई, ठीक है। और अगर सिर्फ श्रीनगर से अल्मोड़ा के बीच पूछे कि कौन है कुमाऊं कमिश्नर जिसने डाक सेवा की शुरू की, तब आपका गार्डनर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 34। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मायरिका एस्कुलेटा है, ठीक है। मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये हो जाएगा भाई आपका कापल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। कापल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका मायरिका एस्कुलेटा। पाइनस रॉसबर्गी, ठीक है, पाइनस रॉसबर्गी, ये आपका चीड़ का वैज्ञानिक नाम है भाई, पाइनस रॉसबर्गी। जबकि बांस का वैज्ञानिक नाम है क्वार्कस टाइकोफोरा, ठीक है। तो ये आपका बांस का वैज्ञानिक नाम है भाई, क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा बांस का वैज्ञानिक नाम है। जबकि चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइनस रॉसबर्गी, ठीक है। और साल का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना सोरिया
सोरिया रोबस्टा, रोबस्टा, ठीक है। ये आपका साल का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था देवदार का, सिड्रस देवदारा, सिड्रस देवदारा, देवदारा आपका देवदार का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। देवदार का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछे तो सिड्रस देवदारा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, ठीक है, देवदार का वैज्ञानिक नाम। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीड़ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पाइनस रोसबर्गी, बांस का क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, जबकि साल का वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा हो जाएगा। मायरिका एस्कुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है, ये हो जाएगा भाई आपका काफल का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 35। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पहला देखना कि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 1 नवंबर 2012 को बनता है, ठीक है भाई। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है 1 नवंबर 2012 को, ठीक है। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक 4 बैंकों से मिलकर बना है, 4 बैंकों से मिलकर बना होता है, जिसमें से ध्यान रखना भाई, एक है आपका, पहला बैंक है आपका गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक से मिल, ठीक है। एक है आपका अलकनंदा ग्रामीण बैंक, ठीक। तीसरा ध्यान रखना आपका, एक है आपका पिथौरागढ़ किसान ग्रामीण बैंक, और एक है आपका नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक। तो इन 4 बैंकों से मिलकर आपका उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है 2012 में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इन बैंकों से मिलाकर, इन चारों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था 2012 में, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है। बाकी दूसरा देखना भाई, पहला आपका सही हो जाएगा। राज्य में आरबीआई की स्थापना 5 मई 2006 को हुई, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। राज्य में आरबीआई की जो स्थापना होती है वो आपका 30 जून 2006 को होती है, 30 जून 2006 को देहरादून में आपका आरबीआई की पहली स्थापना होती है भाई, देहरादून में, ठीक है। आरबीआई की जो स्थापना होती है देहरादून में 30 जून 2006 को होती है। जबकि आरबीआई की प्रथम बैठक अगर आपसे पूछे कि आरबीआई की प्रथम बैठक हुई थी 5 मई 2006 को, और ये बैठक होती है मसूरी में, ठीक है। आरबीआई की प्रथम बैठक 5 मई 2006 को मसूरी में, जबकि आरबीआई की स्थापना होती है देहरादून में 30 जून 2006 को। तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये गलत हो गया आपका, ठीक है। तीसरा देखना, नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 में होती है, ये भाई आपका सही हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा नैनीताल बैंक की स्थापना की जाती है 1922 में। तीसरा देखना कि उत्तराखंड सहकारी बैंक लिमिटेड 27 फरवरी 2004 को बनता है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36। राज्य में गोलूदेव थाम सराऊ भाट क्या है, तो राज्य में गोलूदेव थाम सराऊ और भाट क्या है, तो ये हो जाएगी भाई आपकी रिंगोल के प्रकार, ठीक है। हमारे राज्य में रिंगोल होता है, रिंगोल की 5 प्रकार या 5 प्रजातियां पाई जाती है हमारे उत्तराखंड में। तो 5 कौन कौन से भाई, कितने प्रकार के रिंगोल पाए जाते हैं, 5। एक है आपका गोलू, एक देव है, एक थाम है, सराऊ है, भाट है। सर्वाधिक जो प्रजाति पाई जाती है रिंगोल की वो गोलू है, ठीक है। सर्वाधिक रिंगोल जो पाया जाता है वो आपका गोलू प्रकार का रिंगोल पाया जाता है सर्वाधिक, और ये सारे के सारे रिंगोल के प्रकार है हमारे राज्य में। चलो 37 क्वेश्चन देखना, राज्य में ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके लिए चलाया गया, ठीक है। तो राज्य में ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके लिए चलाया गया था, ठीक। तो ये चलाया गया था भाई आपका ठीक है। तो ये चलाया गया था आपका जंगलों की कटान, अवैध कटान को रोकने के लिए, जंगलों की अवैध कटान को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट का शुरू किया गया था हमारे राज्य में, ठीक है। जबकि मादक पदार्थों को रोकने के लिए ऑपरेशन कोहिनूर शुरू किया गया था, कोहिनूर, ठीक है, कोहिनूर, ऑपरेशन कोहिनूर। ऑपरेशन कोहिनूर का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन कोहिनूर का संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है। कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु, ठीक है, तो कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु शुरू किया गया हमारे राज्य में मिशन हौसला,
मिशन हौसला का संबंध किससे है भाई? मिशन हौसला का संबंध है कोरोना में जो आपके जंग में मानव सेवा हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया था, ठीक है। जबकि आपका साइबर अपराध रोकने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया था। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है भाई? ऑपरेशन प्रहार का संबंध है साइबर अपराधों को रोकने के लिए राज्य में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। ऑपरेशन कोहिनूर का संबंध है मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, जबकि कोरोना की जंग में मानव सेवा हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया है। और ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? जंगलों में अवैध कटान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया गया है ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38। नई पर्यटन नीति 2023 के संबंध में सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो नई पर्यटन नीति आई भाई, देखो पहली पर्यटन नीति 2001 में आती है, ठीक है। एक नई पर्यटन नीति आई है 2023 की, उसके तहत आपको यहाँ पर सही संबंध छाड़ना है। पहला तो ध्यान रखना भाई कि ये पर्यटन नीति 2023 से और 2030 तक होगी, यानी कि 7 वर्ष की है ये, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना पहला कि राज्य के शहरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है भाई। श्रेणी ए हो गया, श्रेणी ए, ठीक है, बी और सी, 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखना यह 7 वर्षीय है, 7 वर्षीय नीति है, ठीक है भाई। 2023 से ये शुरू है और 2030 तक ये चलेगी, आपका नीति 7 वर्षीय है, तो दूसरा भी आपका सही हो गया। तीसरा देखना कि राज्य की जीएसडीपी में इसके योगदान को बढ़ाकर 30% करना, देखो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 15% करना इसका लक्ष्य है भाई, ठीक है। देखो राज्य की जीएसडीपी में इसके योगदान को बढ़ाकर कितना करना है? 15%, जबकि 30% क्या है? 30% महिला भागीदारी को बढ़ाना है। महिला भागीदारी कितनी होनी चाहिए इसमें? 2030 तक महिला भागीदारी को कितना बढ़ाना है? 30% बढ़ाना है। जबकि 15% क्या है? 15% जीएसडीपी में इसका योगदान बढ़ाना है। तो ये आपका गलत हो गया भाई, ठीक है। चौथा देखना कि 2027 तक 30,000 करोड़ तथा 2030 तक 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है, ये आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान रखना इसमें 2-3 चीजें। जो नई पर्यटन नीति आई है उसमें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ए बी सी, ठीक है। कुछ शहरों को और कुछ जिलों को आपको श्रेणी ए में रखा है, कुछ शहर या कुछ जिलों को आपको श्रेणी बी में रखा है, कुछ को आपको श्रेणी सी में रखा है, ठीक है। दूसरा ये 7 वर्षीय योजना है, 2030 तक चलेगी। तीसरा जीएसडीपी में इसमें क्या रखा गया है? 15% बढ़ाना है इसको, 15% जीएसडीपी में इसका योगदान होना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया है। और तीसरा आपका 30% महिला भागीदारी को बढ़ाना है, ठीक है। बाकी 20 लाख रोजगार देना इसका लक्ष्य रखा गया भाई। 2030 तक 20 लाख लोगों को रोजगार देना है, वो भी इसका लक्ष्य रखा है। बाकी 2027 तक 30,000 करोड़ और 2030 तक 40,000 करोड़ का निवेश करना, ये भी इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा भाई 1 2 4, 1 2 4, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। देखना भाई यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा। धपीला क्षेत्र देहरादून में है, खरारी घाटी पौड़ी में है, ये जिप्सम के लिए फेमस है भाई, ठीक है। पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा देखना कि मक्षिका या पाइराइट मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है भाई। एक आपके पास मक्षिका है या एक पायरेट है, ये इसे कहा जाता है मूर्खों का सोना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग पीला, पीले रंग के कारण आपको मक्षिका या पायराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं, ठीक है। दूसरा भी आपका सही हो गया, ठीक। तीसरा देखना कि कियारकुली और महागांव, ये दोनों मसूरी में है भाई। कियारकुली और महागांव सैल खड़ी या फिर खड़िया के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। खड़िया खनन या फिर सैल खड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है मसूरी में? कियारकुली और महागांव, ठीक है। तीसरा देखना कि टिहरी व लदिया घाटी आपकी चंपावत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चारों के चारों आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर गलत छानना था भाई, तो गलत इनमें से कोई नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चारों के चारों सही हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 40 क्वेश्चन। ट्रेल के शासनकाल में किए गए कार्य में गलत कथन चुनिए। तो ट्रेल का जो शासनकाल है उसमें गलत कथन चुनना भाई आपको। देखो अल्मोड़ा जेल की स्थापना ट्रेल ने की है क्या? हाँ, ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में की है, ठीक है। क्योंकि ट्रेल का जो शासनकाल है, शासनकाल ध्यान रखना भाई 1816 से लेकर
और 35 तक, इस बीच में जो भी स्थापना होती है तो ट्रेल के द्वारा की जाती है। दूसरा देखना, आबकारी विभाग की स्थापना भी की भाई 1822 में, आबकारी विभाग बनाया जाता है ट्रेल के द्वारा। अल्मोड़ा में देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की आपका 1833 में, ये भी आपका सही हो जाएगा। बच्चों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। बच्चों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाने वाला 1815 में जो प्रथम कुमाऊं कमिश्नर होता है गार्डनर, उसके द्वारा लगाया जाता है बच्चों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको यहाँ पे, ठीक है। पहला देखना कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की योजना बनाई जे.एम. क्ले के द्वारा, ठीक है भाई। 1919 में जे.एम. क्ले के द्वारा इसकी योजना बनाई जाती है। किसकी योजना? ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेलवे लाइन है, यहाँ पर जो योजना बनाई जाती है रेलवे लाइन की, वो क्ले के द्वारा बनाई जाती है, जे.एम. क्ले के द्वारा। और कब? 1919 में, ठीक है। पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा देखना कि उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना होती है 2003 में, ये भी आपका सही हो गया भाई, उत्तराखंड परिवहन निगम 2003 में बनता है। तीसरा देखना, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। 3 रेलवे स्टेशन, देखो ये योजना कब की है? 2023 की है। कौन सी योजना? अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत ये पूरे भारत में चलती है। तो हमारे राज्य से कितने रेलवे स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया? 3, ठीक है। और 3 कौन कौन से हैं? ठीक है, एक ध्यान रखना भाई, हर्रा वाला जो देहरादून में पड़ता है रेलवे स्टेशन, ठीक है। दूसरा आपका ध्यान रखना रुड़की रेलवे स्टेशन, और तीसरा आपका लाल कुआं रेलवे स्टेशन। तो इनको शामिल किया गया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत, ठीक है। चौथा देखना कि राज्य की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 मई 2023 को चलती है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई। और ये चली थी देहरादून से दिल्ली के बीच, देहरादून से दिल्ली के बीच राज्य की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 25 मई 2023 को चलती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा भाई, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन डी इसका आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44, निम्नलिखित में से मोलाराम का प्रारंभिक अवस्था का चित्र कौन सा है? ठीक है, देखो मोलाराम ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो प्रारंभिक अवस्था का पूछ रहा है भाई, प्रारंभिक अवस्था का कौन सा चित्र है इनका? तो प्रारंभिक अवस्था का चित्र हो जाएगा आपका मोरपिया चित्र, ठीक है, मोरपिया। और ये प्रारंभिक अवस्था का तो है ही है, लेकिन दूसरा ध्यान रखना, इसमें मोलाराम ने पक्षियों का अंकन किया है, पक्षियों का अंकन। तो किस चित्र में पक्षियों का अंकन मिलता है मोलाराम के? मोरपिया, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, ये चंद्रमुखी जो चित्र है ये प्रौढ़ काल का है भाई, प्रौढ़ काल का है आपका मोलाराम का चंद्रमुखी चित्र, ठीक है, प्रौढ़ काल का है। दूसरा आपका ध्यान रखना, आंख मिचोली जो चित्र है, ठीक है, आंख मिचोली चित्र आपका ये बनाया आपका चेतु और मणकू के द्वारा, ठीक है, मणकू के द्वारा बनाया गया ये चित्र, मणकू के द्वारा बनाया गया ये चित्र। मणकू भी हमारे राज्य से क्या थे भाई? मणकू भी हमारे राज्य से सूरदर्शन शाह के चित्रकार होते हैं, चेतु और मणकू ने बनाया आंख मिचोली, ठीक है। बाकी मयंक मुखी, ये भी मोलाराम का चित्र है भाई, मयंक मुखी मोलाराम ने बनाया है, ठीक है। बाकी चंद्रमुखी जो चित्र है प्रौढ़ काल का है, इस पर मोलाराम ने कविता लिखी है। मोलाराम ने किस चित्र पर कविता लिखी है? तो कौन सा चित्र हो जाएगा? चंद्रमुखी चित्र हो जाएगा, जिस पर मोलाराम ने कविता लिखी है, ठीक है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सौखा जनजाति का पारंपरिक सामूहिक नृत्य है? ठीक है, तो सौखा जनजाति जो है भाई, ये भोटियाओं की उपजाति है, भोटिया की उपजाति है आपकी सौखा, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में रहती है। इनका एक पारंपरिक नृत्य पूछ रहे हैं, तो चंपुली नृत्य, ये आपका सौखा जनजाति में होता है भाई। दूसरा ध्यान रखना, आपका दीपक नृत्य, ये आपका जौनसार क्षेत्र में होता है, जौनसारी जनजाति में होता है। और इसमें क्या होता है भाई? इसमें पानी का लोटा सर पर रखकर आपसे इसमें जीभ से आपका क्या है, रुमाल उठाया जाता है, तब नृत्य किया जाता है। आपने देखा भी होगा बचपन में स्कूलों में या फिर कहीं पर होता है कि नृत्य करते हैं, सर पे लोटा रख के फिर रुमाल उठाया जाता है जमीन से, ठीक है, और फिर नृत्य किया जाता है, उसे बोलते हैं दीपक नृत्य। लेकिन ये जौनसार में होता है भाई, ठीक है, जौनसार में ज़्यादा प्रसिद्ध है। बाकी हंदिया नृत्य, ये भी आपका जौनसारी जनजाति में होता है। और जौनसारी जनजाति में क्या होता है, ये जो बूढ़ी दीपावली होती है, बूढ़ी दीपावली,
ठीक है। जौनसारी जनजाति में जो दीपावली के 1 माह बाद जो दीपावली मनाई जाती है उसे बोलते हैं बूढ़ी दीपावली। ठीक है, तो जौनसारी जनजाति में बूढ़ी दीपावली के समय कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? हंदिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, जबकि आपका जौनसारी जनजाति में दीपक नृत्य किया जाता है, सर पर लोटा रख के और फिर रुमाल जमीन से उठाकर फिर दीपक नृत्य किया जाता है। ठीक है, बाकी खेल नृत्य ध्यान रखना भाई, पिथौरागढ़ में इसे मनाया जाता है। और खेल नृत्य महिलाओं के द्वारा पिथौरागढ़ में जो यहाँ पर सातों आठों होता है, सातों आठों के समय एक उत्सव मनाया जाता है, गौरा महोत्सव। ठीक है, पिथौरागढ़ में सातों आठों के समय गौरा महोत्सव मनाया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा इस उत्सव में क्या किया जाता है? खेल नृत्य किया जाता है। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक उत्सव होता है सातों आठों के समय गौरा महोत्सव। इस महोत्सव में या इस उत्सव में महिलाएं खेल नृत्य करती है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका आंसर भाई। बाकी अगला क्वेश्चन देखना, अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना कब की जाती है? ठीक है, और ये की जाती भाई 1850 में पादरी रेवरेंड के द्वारा। ठीक है, अल्मोड़ा में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की जाती है। चलो बाकी ध्यान रखना भाई, 1834 में हल्द्वानी शहर को बसाता है ट्रेल। हल्द्वानी शहर को बसाया जाता है ट्रेल के द्वारा 1834 में। ठीक है, 1919 में ट्रेल ने पटवारी पद बनाया भाई, पटवारी का पद बनाया 1819 में। बाकी 1840 में आपको पता है कि पौड़ी जिले का गठन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको। ठीक है, यहाँ पर तो पहला देखना भाई कि बेठान विवाह प्रथा बुक्सा जनजाति में होता है। ठीक है भाई, पलायन विवाह प्रथा आपका राज्य जनजाति में मनाया जाता है, ये भी ठीक है। अचल विवाह और सरोल विवाह ये आपका भोटिया जनजाति में होता है। ठीक है भाई, और भोटिया जनजाति में भी आपका सोखा उपजाति होती है, वहां पर ये विवाह होता है। बाकी यहाँ पर गलत छाड़ना था तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। बदला विवाह प्रथा जौनसारी जनजाति में नहीं होता है, बदला विवाह प्रथा होता है भाई थारू जनजाति में। ठीक है, थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा होता है। जौनसारी में विवाह को कहते हैं जजोड़ा कहा जाता है जौनसारी में विवाह को। और 3 प्रकार के यहाँ पर विवाह होते हैं। ठीक है, बाजदिया होता है, बोईदोदी होता है और बेबी को 3 प्रकार के विवाह होते हैं जौनसारी जनजाति में। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जौनसार जौनपुर में समोण का अर्थ है भाई। जौनसार और जौनपुर में समोण का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो जौनसार और जौनपुर में समोण का अर्थ होता है कि ससुराल जाते समय लड़की के द्वारा ले गया विशिष्ट भोज्य पदार्थ। ठीक है भाई, जब आपकी जो महिला होती है वो अपने मायके आती है। ठीक है, मायके से जब वो ससुराल जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ले जाई जाती है भाई, जैसे अरसे ले जाए जाते हैं बना के, कुछ भी चीज़ें जैसे कुछ मिठाई प्रकार की बना के घर से वो सारी चीज़ें ले जाई जाती है। ठीक है, अपने ससुराल, तो उसे बोलते हैं समोण। कहाँ पर? जौनसार और जौनपुर में उसे क्या बोलते हैं? समोण। ठीक है, बाकी देवी न्याय व्यवस्था का एक रूप देखो, जौनसारी जनजाति में देवी न्याय व्यवस्था का एक जो रूप है उसे बोलते हैं दुणाउट, उसे बोलते हैं दुणाउट। ठीक है, जौनसारी जनजाति में देवीय न्याय व्यवस्था का जो एक रूप होता है उसे बोलते हैं दुणाउट। ठीक, बाकी जौनसारी जनजाति में संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार उसे बोलते हैं बिरोली। बिरोली त्योहार जौनसारी जनजाति में मनाते हैं, लेकिन किसके लिए मनाया जाता है जौनसारी जनजाति में? संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार उसे बोलते हैं जौनसारी जनजाति में बिरोली। ठीक है, बाकी शिशु के 3 माह का होने पर नामकरण किया जाता है भाई, ये भोटिया जनजाति में होता है। भोटिया जनजाति में जब कोई शिशु 3 माह का होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, उस संस्कार को बोलते हैं भूमो संस्कार। भूमो संस्कार कहा जाता है भोटिया जनजाति में। ठीक है, जब शिशु 3 माह का होता है तो उसमें नामकरण किया जाता है भोटिया जनजाति में, उसको बोलते हैं भूमो संस्कार। ठीक है, बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ससुराल से जाते समय लड़की के द्वारा ले जाया गया जो भोज्य पदार्थ होता है उसे बोलते हैं आपका समोण। जबकि गढ़वाल में कहते हैं कलियो। गढ़वाल में क्या कहते हैं इसको? गढ़वाल में कहते हैं कलियो। समोण जैसे समोण है
सोमौन जौनसार और जौनपुर में कहते हैं। ठीक है, किसके लिए? ससुराल जाते समय लड़की के द्वारा ले जाया गया विशिष्ट पदार्थ, ये जौनसार और जौनपुर में कहा जाता है। जबकि गढ़वाल में कहते हैं इसे कलियो और कुमाऊं में कहते हैं कुमाऊं में कहते हैं इसे कुसियाल कुमाऊं में कहते हैं कुसियाल। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, गढ़वाल में क्या कहते हैं कलियो और कुमाऊं में क्या कहते हैं इसे कुसियाल कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पंच केदारों में नहीं है? तो ऐसा कौन सा मंदिर है जो पंच केदारों में नहीं आता है भाई? देखो केदारनाथ भी आता है पंच केदारों में, तुंगनाथ भी है, मध्य महेश्वर नाथ भी है, कौन सा नहीं होगा? द्वाराहाट मंदिर समूह आपका पंच केदारों में नहीं होता है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना जो आपका तुंगनाथ मंदिर है भाई, इसकी जो ऊंचाई है 3680 मीटर, 36,680 मीटर की ऊंचाई पर ये आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर है, जो कि चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। चंद्रशिला पर्वत पर आपका कौन सा मंदिर है? तुंगनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग में है भाई। पंच केदारों में एक है, ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, शीतकाल में यहाँ पर कपाट बंद हो जाते हैं, तो शीतकाल में इसकी पूजा होती है मक्खू मठ में इसकी पूजा की जाती है, रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ की। ठीक है, बाकी केदारनाथ के बारे में आपको पता है भाई, भगवान केदारनाथ की मूर्ति यहाँ पर शीतकाल में भगवान केदारनाथ की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है, ओंकारेश्वर मंदिर। और ये ओंकारेश्वर मंदिर आपका उखी मठ में है। शीतकाल में भगवान केदार की पूजा यहाँ पर की जाती है, और साथ में मध्य महेश्वर नाथ की पूजा भी यहाँ पर की जाती है। मध्य महेश्वर नाथ की पूजा शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर, केदारनाथ की भी यहीं पर की जाती है। ठीक है, बाकी मध्य महेश्वर नाथ आपका चौखंबा पर्वत जो चमोली में है। ठीक है, तो इस चौखंबा पर्वत आपका चमोली से शुरू होते हुए आपका रुद्रप्रयाग तक जाता है। तो चौखंबा पर्वत पर कौन सा मंदिर है भाई? आपका मध्य महेश्वर नाथ है। ठीक है, एक आपका रुद्रनाथ हो गया, रुद्रनाथ पंच केदारों में एक रुद्रनाथ है, और एक आपका कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर नाथ आपका, ये दोनों आपका चमोली में हो जाएंगे। ठीक है, चमोली में हो जाएंगे। और बाकी जो ये आपका तीन है भाई, केदारनाथ, तुंगनाथ और मध्य महेश्वर नाथ, ये आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएंगे। रुद्रनाथ आपका पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है भाई, पितृ तीर्थ के रूप में कौन सा पंच केदारों में कौन सा प्रसिद्ध है? और कल्पेश्वर नाथ आपका, इसके कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा पंच केदारों में जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं? तो कल्पेश्वर नाथ है। और आपका रुद्रनाथ की जो पूजा होती है शीतकाल में चमोली के गोपेश्वर में होती है। ठीक है, ध्यान रखने ये सारी चीजें। बाकी द्वाराहाट मंदिर जो है भाई, द्वाराहाट मंदिर समूह, ये आपका अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत है द्वाराहाट मंदिर समूह। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है भाई। ठीक है, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है द्वाराहाट मंदिर समूह में, सबसे प्रसिद्ध मंदिर अगर आपसे पूछे सबसे प्रसिद्ध मंदिर, तो वो हो जाएगा आपका गुज्जर देव मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ आपका 3 प्रकार के मंदिर है भाई। 3 प्रकार के मंदिर कौन कौन से हैं? पहला ध्यान रखना, रतन देव। ठीक है, मंदिर समूह आपका यहाँ पर है। इस समूह में 9 मंदिर है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना भाई, आपका दूसरा जो मंदिर समूह है यहाँ पर, दूसरा है कचहरी मंदिर समूह। ठीक है, यहाँ पर आपका 12 मंदिर पाए जाएंगे। और तीसरा आपका ध्यान रखना मनिया ठीक है, मनिया मंदिर समूह, यहाँ पर आपका 3 मंदिर है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मंदिर समूह आपका यहाँ पर देखा, मनियान मंदिर समूह 3 प्रकार के हैं। ठीक है, ये आपका द्वाराहाट मंदिर समूह में आपके 3 प्रकार के मंदिर है। एक है आपका रतन देव मंदिर समूह, मंदिर नहीं है ये समूह है। रतन देव मंदिर समूह के अंतर्गत कितने मंदिर है? 9 मंदिर है। और यहाँ पर कचहरी मंदिर समूह के अंतर्गत आपके 12 मंदिर है। मनियान मंदिर समूह के अंतर्गत 3 मंदिर है। ठीक है, जितने भी ये मंदिर है यहाँ पर, उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आपका गुज्जर देव मंदिर, और जितने भी मंदिर है उसे बोला गया द्वाराहाट मंदिर समूह। ठीक है, मीठी मूलियों का क्षेत्र कहा जाता है भाई इसे, और खजुराहों की तरह इसका माना जाता है, खजुराहों की तरह इसको द्वाराहाट मंदिर को माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 48। कौन सा मंदिर हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो कौन सा मंदिर है जो हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है?
तो ये हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है आपका कसार देवी मंदिर। कसार देवी मंदिर 1960-70 के आसपास हिप्पी आंदोलन चलता है यहाँ पर, ठीक है। कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा। और यहाँ पर ध्यान रखना, कसार देवी मंदिर से आपका एक तो 14 नर्तकों की यहाँ पर मानव आकृतियाँ मिली है, ठीक है। 14 नर्तकों की सुंदर चित्र मिला है भाई यहाँ पर, सुंदर चित्र हमें कहाँ से मिला है, ये आपका मिला है कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा से। 14 नर्तकों का सुंदर चित्र मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका दूसरा ध्यान रखना, कतई रंग के मानव आकृतियाँ मिली है यहाँ पर, मानव आकृतियाँ, कतई रंग की मानव आकृतियाँ भी यहीं से मिली है आपका कसार देवी मंदिर से, अल्मोड़ा से, ठीक है। दूसरा आपका ध्यान रखना, नंदा देवी मंदिर है भाई, अल्मोड़ा में है नंदा देवी मंदिर। दूसरा ध्यान रखना कि नंदा देवी मंदिर की जो मूर्ति है, ठीक है, इस मंदिर में जो मूर्ति है नंदा देवी की, तो ये मूर्ति ले जाने वाला पहला शासक है गढ़वाल से बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने मूर्ति ले जाई नंदा देवी की गढ़वाल से, लेकिन वो मूर्ति सोने की नहीं थी। और स्वर्ण मूर्ति, गढ़वाल से सोने की मूर्ति ले जाने वाला चंद वंश का शासक हो जाएगा ज्ञानचंद द्वितीय। ज्ञानचंद द्वितीय ने गढ़वाल से मूर्ति ले गया सोने की, ठीक है। लेकिन जो बाज बहादुर चंद मूर्ति ले जाता है गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति, वो सोने की नहीं होती है, ठीक है, वो आपका तांबे की होती है, किसी और चीज की होती है। तो सबसे पहले मूर्ति ले जाने वाला नंदा देवी की गढ़वाल से बाज बहादुर चंद है। और जब इसने मूर्ति ले जाई तो मल्ला महल, अल्मोड़ा में मल्ला महल में स्थापित कर दी, ठीक है। बाद में फिर ज्ञानचंद द्वितीय गढ़वाल पर आक्रमण करता है और गढ़वाल से नंदा देवी की स्वर्ण निर्मित मूर्ति ले जाता है और नंदा देवी में स्थापित करता है, अल्मोड़ा के नंदा देवी में स्थापित करता है, ठीक है। फिर एक आपका ट्रेल आएगा, ट्रेल क्या करता है भाई, बाद में इस नंदा देवी मूर्ति को पर्वतेश्वर मंदिर में, पर्वतेश्वर मंदिर है अल्मोड़ा में, तो इस मंदिर में स्थापित करवाता है ट्रेल, ठीक है। ट्रेल इस मंदिर में नंदा देवी की मूर्ति स्थापित करवाता है बाद में, जब ट्रेल कमिश्नर बनेगा। तो ध्यान रखना ये मूर्तियों से संबंधित, ठीक है। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना भाई, तीसरा देखना जागेश्वर मंदिर आपका जटागंगा नदी के किनारे है अल्मोड़ा में, जटागंगा नदी है यहाँ पर, और ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है, अल्मोड़ा में है। यहाँ पर भी मंदिर समूह है भाई, जागेश्वर मंदिर समूह, जिसे पांचवा धाम मंदिर समूह, पांचवा धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर अगर पूछे, जागेश्वर मंदिर का सबसे प्राचीन मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है। और सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ पर, सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर दिनदेश्वरा मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है आपका जागेश्वर मंदिर समूह में, ठीक है। बाकी और भी चीजें बनती है, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना भाई, जटागंगा नदी के किनारे। बाकी पलेटी का सूर्य मंदिर आपका टिहरी में हो जाएगा, टिहरी में हिंडोला खाल एक जगह है, ठीक है। हिंडोला खाल ये पड़ता है आपका देवप्रयाग में, देवप्रयाग के पास है, सूर्य मंदिर है टिहरी में, ठीक है। कल्याण वर्मन द्वारा बनाया गया पलेटी का सूर्य मंदिर टिहरी के हिंडोला खाल में, देवप्रयाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से किस उत्सव का संबंध धान रोपाई से है। तो ऐसा कौन सा उत्सव है जिसका संबंध भाई धान रोपाई से है, तो वो उत्सव हो जाएगा आपका लंगोला उत्सव। और ये उत्सव आपका रवाई में मनाया जाता है भाई, रवाई घाटी में होता है, रवाई क्षेत्र में इस उत्सव को मनाया जाता है। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आपका धान रोपाई से, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पर लंगोला उत्सव तब मनाया जाता है धान रोपाई, जब भी धान रोपाई होती है तो यहाँ पर धान रोपाई के समय एक दूसरे की सहायता की जाती है गांव के द्वारा। यानी कि जैसे आज मैंने अपने धान खेत रोपाई करनी है, तो आसपास के घर के लोग या आसपास के गांव के लोग आते हैं मेरी सहायता करने, ठीक है। उस चीज को बोलते हैं पड़ियाला, ठीक है। या फिर इसे क्या बोलते हैं, सटियारो, ठीक है, सटियारा या सटियारा, ठीक है। जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती है उसे बोलते हैं सटियारो या सटेर प्रथा या सटियारो या फिर सटेर बोला जाता है, ठीक है। जो भी आप लिखना चाहो, सटेर बोलो या सटियारो बोलो या पड़ियाला बोलो। ये क्यों होता है भाई, जब धान रोपाई किया जाता है तो धान रोपाई के समय एक दूसरे की जो सहायता की जाती है रवाई क्षेत्र में, तो उसे बोलते हैं पड़ियाला, सटेर या सटियारो, ठीक है। और इस समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है भाई, लंगोला उत्सव, रवाई घाटी में। दूसरा ध्यान रखना, मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यार के नाम से भी जाना जाता है, घुघुतिया त्यार, ठीक है।
काले कौवे का त्योहार या घुघुतिया त्योहार के नाम से मकर संक्रांति को जाना जाता है। और गढ़वाल में इसे बोलते हैं खिचड़ी संग्रांद, खिचड़ी संग्रांद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संग्रांद के नाम से जाना जाता है आपका मकर संक्रांति को। बाकी फ्योला नारायण उत्सव ये चमोली में होता है भाई, चमोली में होता है। ठीक है, बाकी गाड़ू गड़ा यात्रा ये बद्रीनाथ के कपाट खुलने से इसका संबंध है भाई। जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं उससे इस यात्रा का संबंध है। और ये नरेंद्र नगर से स्टार्ट होती है, नरेंद्र नगर टिहरी से स्टार्ट होगी और बद्रीनाथ तक जाती है ये यात्रा। ठीक है, तो किस यात्रा का संबंध आपका बद्रीनाथ के कपाट खुलने से है? तो कौन सी यात्रा है? गाड़ू गड़ा यात्रा। और ये यात्रा नरेंद्र नगर टिहरी से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी? बद्रीनाथ तक जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सी फिल्म भूकंप पर आधारित है? तो कौन सी फिल्म भाई आपका भूकंप पर आधारित है? तो चक्रचाल फिल्म है भूकंप पर आधारित, 1997 में आती है आपकी भूकंप फिल्म। ठीक है, पाताल तीप ये भोटिया जनजाति पर आधारित है, पाताल तीप। ठीक है, और सिंपेजी जो फिल्म है ये गढ़वाल कुमाऊनी भाषा, कुमाऊनी जो भाषा है उसका मिश्रण रूप है। प्रथम फिल्म बताओ जो कुमाऊनी गढ़वाली में बनी एक साथ, गढ़वाल कुमाऊनी का जो मिश्रण रूप है, कौन सी फिल्म है? ये आपका सिंपेजी है, सिंपेजी फिल्म। बाकी कारा ये प्रथा जो फिल्म है ये भाई आपकी सामाजिक प्रथा पर आधारित है, सामाजिक प्रथा पर आधारित है ये फिल्म। जो सामाजिक प्रथाएं होती है या कुप्रथाएं होती है हमारे राज्य में, जो भी कुप्रथाएं चलती है, ठीक है, या फिर घरेलू हिंसा पर आधारित है ये फिल्म, घरेलू हिंसा पर आधारित है आपकी कारा एक प्रथा। और इसके लिए 2025 में पुरस्कार भी मिला है भाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत 2025 में कारा ए प्रथा के लिए एक पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और उस पुरस्कार का नाम क्या था? स्पेशल मेंशन अवार्ड, स्पेशल मेंशन अवार्ड दिया गया था 2025 में। और ये पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कारा ए प्रथा जो फिल्म है हमारे राज्य में बनी है वो सामाजिक प्रथा या घरेलू हिंसा पर आधारित है। सिंपेजी फिल्म ये गढ़वाल कुमाऊनी मिश्रण रूप है भाई, एक साथ गढ़वाली कुमाऊनी मिश्रण भाषा है इसमें। ठीक है, बाकी चक्रचाल भूकंप पर आधारित है, पातालती भोटिया जनजाति पर आधारित फिल्म है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51। निम्नलिखित में से गढ़वाली गायक नहीं है। तो देखो गढ़वाली इनमें से कौन नहीं होगा भाई? किशन महिपाल है, गढ़वाली गायक है। जगदीश बकरोला भी है, संजय कुमोला भी है। हीरा सिंह राणा आपका कुमाऊनी गायक है, कुमाऊनी गायक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52। राज्य से महिला खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन चुनना है। ठीक है, तो गलत कथन देखना है भाई यहाँ पर। देखो ऑप्शन ए देखना, प्रियंका चौधरी, निवेदिता कार्की, निकिता चंद और नेहा कंसवाल ये आपका बॉक्सिंग से है। हमारे राज्य से ये आपका किस खेल से है भाई? बॉक्सिंग से है। ठीक है, मुक्केबाजी। प्रियंका चौधरी, निवेदिता कार्की, निकिता चंद और नेहा कंसवाल ये मुक्केबाजी से है, ये आपका सही हो गया भाई। ठीक है, दूसरा देखना कि स्नेहा राणा, श्वेता वर्मा, मानसी जोशी, एकता बिष्ट ये आपका क्रिकेट से है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई। ये सारी की सारी महिलाएं क्रिकेट से हैं। बाकी ऑप्शन सी देखना, रक्षा पंवार, अनीता रावत ये फुटबॉल से है। ठीक है भाई, हमारे राज्य से फुटबॉल जो महिला खिलाड़ी है रक्षा पंवार और अनीता रावत है। ठीक, चौथा देखना आपका, चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत छानना था भाई आपको। तो चौथा देखना आपका चित्रांशी रावत। ठीक है, चित्रांशी रावत हो गई, वंदना कटारिया होगी, मंजू बिष्ट होगी। ये एथलीट, ये गलत हो जाएगा भाई, एथलेटिक्स से नहीं है। चित्रांशी रावत, वंदना कटारिया ये हो जाएगी आपकी हॉकी से। ठीक है, हॉकी से हो जाएगी ये। चित्रांशी रावत हॉकी से है, वंदना कटारिया हॉकी से, मंजू बिष्ट भी हॉकी से है। एथलेटिक्स से हमारे राज्य में देखो ध्यान रखना भाई, अंकिता ध्यानी है, पौड़ी की रहने वाली है। ठीक है, दूसरा आपका ध्यान रखना एक मानसी जोशी है, मानसी जोशी चमोली की रहने वाली है। ठीक है, ये दोनों किससे? एथलेटिक्स से है। जबकि मानसी नेगी अभी मैंने बताया था आपको, मानसी नेगी जो है, मानसी जोशी हो गया आपका मानसी नेगी। ठीक है, एक मानसी जोशी है और एक आपका मानसी नेगी है, मानसी नेगी। ये मानसी जोशी है आपका क्रिकेट से। ठीक है, मानसी जोशी हो जाएगी आपका उत्तरकाशी की है भाई ये, और ये क्रिकेट से हो जाएगी। जबकि आपका मानसी नेगी जो है, मानसी नेगी
मानसी नेगी हो जाएगी आपकी एथलेटिक्स से, मानसी नेगी, ठीक है। और इनके साथ अंकिता ध्यानी पौड़ी की रहने वाली है, मानसी नेगी चमोली की है। तो गलत छाना था आपको, गलत हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। तो पहला देखना भाई, यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी न्यू चैपल से है। गब्बर सिंह नेगी का संबंध न्यू चैपल अभियान से, ये आपका सही हो जाएगा। देखो गब्बर सिंह नेगी गढ़वाल राइफल में थे आपके 1914 प्रथम विश्व युद्ध के समय। ये जब युद्ध करने जाते हैं तो ये फ्रांस के न्यू चैपल में होते हैं, तो ये आपका सही है। वहाँ पर न्यू चैपल, फ्रांस का न्यू चैपल का संबंध किससे है भाई? गब्बर सिंह नेगी से है। पहला आपका सही हो गया। दूसरा देखना जसवंत सिंह बिष्ट, ये नूरानांग जो आपका पड़ता है लद्दाख में, ठीक है। नूरानांग आपका लद्दाख में है, तो यहाँ से आपका इसका संबंध था भाई, ये भी आपका सही हो गया, ठीक है। 1962 में ये यहाँ पर भारत चीन का जब युद्ध चलता है उस समय नूरानांग जो है, नूरानांग ये आपका शायद अरुणाचल में है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल में पड़ता है नूरानांग, ठीक है। तो यहाँ से संबंध है आपका जसवंत सिंह बिष्ट को। बाकी तीसरा देखना कि दरबान सिंह नेगी होगा, ये दरबान सिंह नेगी इम्फॉल मोर्चे से, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका जो संबंध है, दरबान सिंह नेगी का जो संबंध है, इसका संबंध है पेस्टू वर्ड से है। और ये भी आपका फ्रांस में था भाई, फ्रांस के प्रथम विश्व युद्ध के समय ये कहाँ पर तैनात थे? जब युद्ध करने जाते तो ये कहाँ पर तैनात थे? दरबान सिंह नेगी फेस्टू वर्ड में ये तैनात थे, जबकि गब्बर सिंह नेगी न्यू चैपल में थे। जसवंत सिंह बिष्ट 1962 में नूरनांग में तैनात थे, ठीक है। और यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इम्फॉल मोर्चे से आपका वीर केसरी चंद है, वीर केसरी चंद का संबंध इम्फॉल मोर्चे से है। जौनसार के रहने वाले वीर केसरी चंद का संबंध किससे है? इम्फॉल मोर्चे से है। बाकी चौथा देखना, यहाँ पर गलत हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, ठीक है। चौथा देखना मेजर सेतान सिंह का संबंध रंजागला से है, और ये आपका लद्दाख में पड़ता है, रंजागला, ठीक है। 1962 में यहाँ पर भारत चीन युद्ध के समय ये भी यहाँ पर बहादुरी से लड़ते हैं 1962 में, ठीक है, मेजर सेतान सिंह। और इनको फिर बाद में महावीर चक्र भी दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दरबान सिंह नेगी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 54। 12 नाजा नामक रचना किसकी है भाई? 12 नाजा रचना, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी विजय जरदारी की, इन्होंने लिखी है 12 नाजा, ठीक है। बाकी ध्यान रखना बीज बम आंदोलन का संबंध भी इसी से है भाई, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है। बीज बम आंदोलन तो दूसरा हो गया, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है भाई? विजय जरदारी से, ठीक है। बाकी वंदना शिवा नवधन्या संस्था जो है उसका संबंध आपका वंदना शिवा से है, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वंदना शिवा ने, वैदिक इकोलॉजी, ध्यान रखना, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक के लेखक, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक लिखी है इन्होंने, ठीक है, वंदना शिवा। इससे किस संस्था से इनका संबंध? नवधन्या संस्था से। बाकी बसंती देवी, इन्होंने भाई कोसी नदी का पुनरुद्धार किया, कोसी नदी का पुनरुद्धार करने वाली महिला कौन सी है? तो ये पुनरुद्धार करने वाली महिला बसंती देवी है, और 2022 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था, कोसी नदी का पुनरुद्धार करने के लिए इन्हें 2022 में पद्मश्री भी मिला था, ठीक है। बाकी दीप जोशी, इन्हें 2009 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। हमारे राज्य से दूसरे व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले दूसरे व्यक्ति है, ये प्रथम है चंडी प्रसाद भट्ट, 1982 में मिला था। चंडी प्रसाद भट्ट को प्रथम व्यक्ति है हमारे राज्य से जिन्हें सबसे पहले क्या मिला था? रेमन मैग्सेसे। और दूसरे व्यक्ति कौन हो जाएंगे 2009 में? दीप जोशी, ठीक है। बाकी इनको कहा जाता है ग्रामीण हिमालय का संत, ठीक है, ग्रामीण संत कहा जाता है इन्हें। तो ध्यान रखना, इन्हें कहा जाता है ग्रामीण विकास का संत, ठीक है, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है इन्हें, ग्रामीण विकास का संत इन्हें कहा जाता है, ठीक है। बाकी इसका आंसर हो जाएगा भाई विजय जरदारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 55। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर देखना भाई, ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय पुस्तक, ये धर्मानंद जमलोकी, ये गलत हो जाएगा। ये पुस्तक लिखी है भाई आपका आदित्य नारायण
नारायण पुरोहित ने लिखी है ये पुस्तक, ठीक है, पुरोहित ने लिखी है ये पुस्तक, ब्लेसिंग गढ़वाल हिमालय। जबकि धर्मानंद जमलोकी ने मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद किया। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? तो धर्मानंद जमलोकी है, ठीक है। पहला तो आपका गलत हो गया भाई। दूसरा देखना, गद्दीज ऑफ हिमालय पुस्तक रामाकांत बैजवाल, ये भी गलत हो जाएगा। गद्दीज ऑफ हिमालय लिखी है, ठीक है, श्याम सिंह शशि ने, श्याम सिंह शशि के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? गद्दीज ऑफ हिमालय, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखना, उत्तराखंड आंदोलन का दस्तावेज गोविंद चातक, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ये लिखी है पद्मेश रतूड़ी के द्वारा, ठीक है, पद्मेश रतूड़ी के द्वारा लिखी है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही छाड़ना है, वंडरिंग इन वैली ऑफ फ्लावर्स गिरिराज शाह, ठीक है भाई, ये किसने लिखी है? गिरिराज शाह ने लिखी है, तो चौथा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो 56 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, ठीक है। यहाँ पे देखना, कुमाऊं में सदर अमीन का पद बनाने वाले गोवान, ठीक है भाई, 1837 में बनाते ये पद, ठीक है। पटवारियों की सहायता के लिए आपका गोवान के द्वारा बनाया जाता है सदर अमीन पद, पहला आपका सही है। दूसरा देखना, कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त, कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त ट्रेल नहीं करता भाई, कुमाऊं का प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815 में गार्डनर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ट्रेल गढ़वाल में करता है, कुमाऊं में अगर पूछे तो 1815 में गार्डनर के द्वारा, तो ये आपका गलत हो गया भाई। तीसरा देखना, अल्मोड़ा में पुलिस थाने की स्थापना ट्रेल ने की, ये भी आपका गलत हो जाएगा भाई, ट्रेल नहीं करता है यहाँ पर। अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में होती है और ये करता है गोवान के द्वारा की जाती है, जो ना कि ट्रेल के द्वारा, ये भी आपका गलत हो गया भाई। चौथा देखना, अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना लुसिंगटन के द्वारा की जाती है 1848 में, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या छाड़ना था भाई? यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से गलत छाड़ना है, तो गलत आपका पहला सही है, दूसरा गलत, अच्छा ये कैसे हो गया? अच्छा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो गया भाई, 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, बी भी आपका गलत हो जाएगा और सी भी आपका गलत हो जाएगा, बाकी डी सही है और पहला भी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57, राज्य सरकार द्वारा पिथौरागढ़ में स्थित लंदन पोर्ट का नाम क्या कर दिया है? देखो राज्य सरकार ने एक किला है पिथौरागढ़ में, जिस किले का नाम है बावलीगढ़ का किला है भाई ये, ठीक है। बावलीगढ़ का किला गोरखों के द्वारा बनाया जाता है और इसका नाम फिर अंग्रेजों के द्वारा लंदन पोर्ट किया जाता है। देखो इस किले को बनाते बावलीगढ़ का किला गोरखा बनाते हैं, अंग्रेज जब हमारे उत्तराखंड में आते तो इसका नाम क्या कर देते हैं? लंदन पोर्ट। अब सरकार ने इसका नाम भी चेंज कर दिया है, इस किले का नाम रखा गया है अब सौरगढ़ का किला, ठीक है, सौरगढ़ किला इस किले का नाम कर दिया है। बाकी मारकोट किला चंपावत में है भाई, चंपावत में है। और बाणासुर का जो किला है, बाणासुर किला को, जो चंपावत में बाणासुर किला है उसका नाम है मारकोट, ठीक है, उसका नाम है यहाँ पर मारकोट। बाकी पोर्ट मोइरा किला लाल मंडी किले का नाम है, लाल मंडी किला जो है आपका अल्मोड़ा में लाल मंडी किला है, उसका नाम क्या है भाई? पोर्ट मोइरा, अंग्रेजों ने रखा है। बाकी मोर ध्वज का किला आपका काशीपुर में हो जाएगा, काशीपुर में मोर ध्वज का किला है, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58, किस पर्वत को गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा पर्वत है भाई जिसको गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा पर्वत हो जाएगा आपका नीलकंठ पर्वत, ठीक है। नीलकंठ पर्वत को कहा जाता है गढ़वाल की रानी। बाकी इसकी जो ऊंचाई है इसकी हो जाएगी भाई 6597 मीटर इसकी ऊंचाई है। चमोली जिले में आता है ये पर्वत, चमोली में है, ठीक है। बाकी गंधमादन पर्वत ये भी आपका चमोली में हो जाएगा और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 6984 मीटर, 84 मीटर है, ये भी आपका चमोली में है, ठीक है, चमोली जिले में है। गौरी पर्वत भी भाई आपका चमोली में हो जाएगा और इसकी ऊंचाई है 6250 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपका गौरी पर्वत की ऊंचाई है 6250 मीटर, ठीक है। जबकि नंदा घुंगटी की ऊंचाई कितनी है? 6309 मीटर इसकी ऊंचाई है। पर्वतों की ऊंचाई पूछते हैं भाई एग्जाम में, ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत नंदा देवी पश्चिमी, वो भी आपका 7817 मीटर। उसके बाद कामेट है 7756 मीटर। उसके बाद आपका नंदा देवी पूर्वी हो जाएगा, ठीक है, 7434 मीटर। उसके बाद अभिगमन पर्वत हो जाएगा 7355, माना हो जाएगा 72 बद्रीनाथ पर्वत हो जाएगा। बद्रीनाथ के बाद फिर आपका
चौखंबा पर्वत हो जाएगा। चौखंबा के बाद आपका फिर चौखंबा से पहले आपका बद्रीनाथ पर्वत है ना, उसके बाद चौखंबा हो जाएगा। चौखंबा के बाद आपका त्रिशूल पर्वत हो जाएगा, तो ऐसे केदारनाथ पर्वत हो जाएगा, पंचाचूली पर्वत है। तो बहुत सारे पर्वत है जिनकी ऊंचाई एग्जाम में पूछते, तो आपको सारी सबकी मतलब कम से कम 10 से 12 पर्वतों की ऊंचाई तो पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेला चमोली में लगता है? ठीक है, चमोली में देखो भाई, अटवाड़ मेला ये भी आपका चमोली में लगता है, प्रत्येक 12 वर्ष 12वें वर्ष के अंतराल में लगता है। ये माणा में लगता है, माणा में। ठीक है, अटवाल मेला चमोली में लगता है। जानती का मेला भी लगता है भाई, उमाकर्ण महोत्सव भी लगता है, बामन द्वादशी मेला भी चमोली में है, और बैराज कुंड मेला भी, यानी कि सारे के सारे मेले आपके चमोली में लगते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर काशी में स्थित है? कौन सा मंदिर उत्तर काशी में है भाई? देखो यहाँ पर कुटेटी देवी मंदिर भी उत्तर काशी में हो जाएगा, नागिनी माता मंदिर भी उत्तर काशी में है, रिंगाली देवी मंदिर भी आपका उत्तर काशी में हो जाएगा, कचड़ू देवता का मंदिर भी आपका उत्तर काशी में हो जाएगा। तो उत्तर काशी में स्थित है, तो उत्तर काशी में चारों के चारों मंदिर हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 61, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो यहां पर गलत कथन चुनना है भाई आपको। पहला देखना, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो डूंडा में है, और डूंडा पड़ता है आपका उत्तर काशी में। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान आपका उत्तर काशी के डूंडा में है। ठीक है, बाकी हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये भी आपका उत्तर काशी में है, 1995 में इसका गठन होता है उत्तर काशी में, और सुरेश भाई के द्वारा ये संस्था बनाई जाती है। ठीक है, हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। बाकी तीसरा देखना, तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी, ये आपका गंगोत्री में है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत क्या है भाई? गलत छाड़ना है, कोटी बनाल शैली का संबंध पर्यावरण से नहीं होगा। ठीक है, कोटी बनाल शैली का संबंध आपका भवन निर्माण से है, भवन निर्माण से है इसका संबंध। और ऐसे इस शैली के जो भवन दिखाई देते हैं आपका ज़्यादातर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, आपके इस शैली के भवन या इस शैली के मकान दिखाई देंगे उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कोटी बनाल शैली किससे संबंधित है? तो भवन निर्माण से है। और ये शैली ये इस शैली के जो भवन है या मकान है उत्तरकाशी जिले में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो शैली है ये भूकंप से संबंधित है। ठीक है, कि ऐसे मकान बनाए जाते हैं कि भूकंप भी जब आएगा तो भूकंप से आने से भी इस मकान को ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, भवन निर्माण से है, तो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62, किस ताल को पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा ताल है जिसे पुराणों में इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है भाई? तो ऐसा ताल हो जाएगा देवरिया ताल, और ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में आपका देवरिया ताल। बाकी बैंक ताल भी रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में। और बैंक ताल का आकार है अंडाकार, अंडाकार आकार का ताल कौन सा है? बैंक ताल। बाकी बासुकी ताल ये भी रुद्रप्रयाग में हो जाएगा भाई। लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है आपका बासुकी ताल। ठीक है, बाकी नीले रंग के कमल के लिए, नीले रंग के जो कमल है इसके लिए कौन सा ताल प्रसिद्ध है? आपका बासुकी ताल हो जाएगा, लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आपका रुद्रप्रयाग में है। दिदुरी ताल भी आपका रुद्रप्रयाग में है, यानी कि चारों के चारों ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। लेकिन किस ताल को इंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है? तो आपका देवरिया ताल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। ठीक है, यहां पर देखना भाई, मेउला ग्लेशियर, बाल्टी ग्लेशियर, संकल्प ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो ये सारे के सारे ग्लेशियर हो जाएंगे आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64, निम्नलिखित में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? तो इनमें से कौन सा अल्मोड़ा में है? देखो यहाँ पे देखना, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान ये भी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ये भी आपका अल्मोड़ा में है। सियुंडरा कोट का किला ये भी आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, सारे के सारे अल्मोड़ा में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा उधम सिंह नगर में स्थित नहीं है भाई? तो यहाँ पर देखना, संपूर्णानंद खुली जेल ये आपका सितारगंज में है, और सितारगंज आपका पता है कि सितारगंज आपका उधम सिंह नगर में है। ठीक है, राज्य का पहला किसान समिति केंद्र ये आपका रुद्रपुर में हो जाएगा, ये भी आपका उधम सिंह नगर में है भाई। ठीक है, तीसरा देखना, हरू मंदिर हो जाएगा बागेश्वर में, बागेश्वर में हरू देवता मंदिर,
हरु देवता मंदिर आपका बागेश्वर में है। बाकी मोटेश्वर महादेव मंदिर ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, उधम सिंह नगर में। चलो 66 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से चंपावत में स्थित है, तो यहाँ पर कौन सा चंपावत में भाई, देखो हिडिंबा देवी मंदिर ये भी आपका चंपावत में है, गोरा अटावली मेला चंपावत में लगता है, राजी जनजाति से संबंधित है भाई गोरा अटावली मेला, लेकिन लगता कहाँ है, चंपावत में लगता है। बाकी जनजाति आस्था का केंद्र घटकू ये मंदिर भी आपका चंपावत में है, और एडी धूरा का देवता मंदिर ये भी आपका चंपावत में हो जाएंगे। यानी कि सारे के सारे आपका चंपावत में है भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे हैं सभी। ठीक है, चलो 67 क्वेश्चन देखो, देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है, तो देश का पहला पब्लिक हेल्थ गार्डन कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये लाल कुआं में बनाया जा रहा है। ठीक है, नैनीताल, लाल कुआं के नैनीताल के लाल कुआं में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68, सही मिलान करना है और वैज्ञानिक नाम दिए हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम देखना है यहाँ पर, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम, तो ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका सोसुरिया अब वेलेटा। ठीक है भाई, पहले का पहला हो जाएगा। ठीक है, बाकी मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है, तो दूसरे का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखना बुरांस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका रोडोडेड्रॉन हो जाएगा, ये डेड्रॉन होगा। ठीक है, और अर्बेरियम ये भी आपका सही है, तीसरे का तीसरा हो जाएगा। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मास्कस काइसोगास्टर। ठीक है, तो चौथे का चौथा हो जाएगा, डी का चौथा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन बी। चलो 69 क्वेश्चन देखो भाई, गणेश प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो गणेश प्रयाग आपका टिहरी का प्राचीन नाम है भाई। ठीक है, टिहरी का प्राचीन नाम है गणेश प्रयाग, और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता था, भागीरथी और बिलंगना का संगम होता है। लेकिन वर्तमान में पुराना जो टिहरी है, पुराने टिहरी का नाम गणेश प्रयाग था, वो डूब चुका है। यहाँ पर भागीरथी और बिलंगना का संगम होता था, लेकिन इस समय वर्तमान में ये गणेश प्रयाग या फिर पुरानी टिहरी डूब चुकी है, क्योंकि यहाँ पर इस दोनों नदियों के संगम पर एक बांध बनाया गया है, टिहरी बांध। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी कोसी और सुयाल नदी के संगम पर या फिर इन दोनों के मध्य आपका अल्मोड़ा शहर है। अल्मोड़ा जो शहर है उस कोसी और सुयाल नदी के मध्य है। पश्चिमी रामगंगा और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार नदी, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम होता है सतपुली के पास, और सतपुली आपका पौड़ी में पड़ता है भाई। ठीक है, दोनों नदियों का संगम होता है, पश्चिमी नयार पूर्वी नयार का संगम होता है पौड़ी में, सतपुली के पास। और जब ये इन दोनों का संगम होता है तो आगे जब ये नदी बहती है तो नयार के नाम से बहती है, और नयार के नाम से ये बाद में फुलचट्टी नामक स्थान है पौड़ी में, फुलचट्टी, वहाँ पर ये गंगा से मिल जाती है। तो नयार नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। ठीक है, बाकी सरयू और रामगंगा, ये रामगंगा पूर्वी रामगंगा है, इनका इन दोनों का मिलन होता है भाई रामेश्वर में। रामेश्वर पिथौरागढ़ में है। रामेश्वर में किन दो नदियों का संगम होता है, तो सरयू और रामगंगा, पूर्वी रामगंगा कह सकते हैं, एक पश्चिमी रामगंगा आपका चमोली में है। ठीक है, बाकी पूर्वी रामगंगा और सरयू का संगम होता है रामेश्वर पिथौरागढ़ में। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा भाई फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर पूछे तो गंगोत्री नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा है। बाकी कार्बेट नेशनल पार्क ये आपका सर्वाधिक बाघों वाला नेशनल पार्क है, सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या यहाँ पर है भाई, और सर्वाधिक बाघों का घनत्व भी, जनसंख्या मतलब सबसे ज़्यादा बाघों का जो घनत्व है, सबसे ज़्यादा बाघ नहीं, सबसे ज़्यादा बाघ वाला, तो सबसे ज़्यादा बाघों वाला, हाँ सबसे ज़्यादा बाघों वाला जो नेशनल पार्क है कार्बेट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ हमारे राज्य में नहीं है। राज्य पूछे तो राज्य आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर आता है हमारे राज्य। लेकिन नेशनल पार्क पूछे सबसे ज़्यादा बाघ किस नेशनल पार्क में है, तो दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। पहला, किस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघ है, तो कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ है, तो फिर हमारा राज्य नहीं है सबसे ज़्यादा बाघों वाला। फिर कौन सा है सबसे ज़्यादा बाघों वाला है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हमारा राज्य तीसरे नंबर पर है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाथी यहाँ पर रहते हैं, सबसे ज़्यादा बाघों वाला है। चलो बाकी राजा जी नेशनल पार्क देहरादून में है, पौड़ी में है, हरिद्वार में है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका नैनीताल में है,
वन्य जीव विहार गोविंद नेशनल पार्क आपका उत्तरकाशी में है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, बेसिक चीज़ें हैं, सारा बेसिक पॉइंट है। बाकी ये आपके उत्तराखंड के आपके 40 क्वेश्चन थे भाई, इसके बाद जीएस आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है भाई, है ना, 2 कथन दिया हुआ है, एक निष्कर्ष भी दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि कावेरी एक प्रायद्वीपीय नदी है। देखो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं तो हमें दक्षिण भारत को ही प्रायद्वीप भारत बोलते हैं, तो कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है ना। ये कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है, कर्नाटक से, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और कर्नाटक के बाद थोड़ी सी केरल को टच करती, केरल में भी इसका अपवान क्षेत्र है और तमिलनाडु में जाती है, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में बहती है और चतुर्भुज के आकार के पंजे का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। तो ये जो कावेरी नदी है इसको दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं क्योंकि गंगा नदी की तरह पवित्र है। तो कावेरी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ये बिल्कुल सही है। इसका प्रवाह वर्षा पर निर्भर है। देखो वर्षा ऋतु में ये थोड़ा इसका जल जो है बहुत ज्यादा हो जाता है और गर्मी की ऋतु में कम हो जाता है। इसी वजह से जो है कावेरी नदी को लेकर जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद भी चलता है कि कभी वो कम ज्यादा पानी हो जाता है ना, उसी वजह से। तो ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी सही है। कावेरी नदी का जल प्रवाह हिम नदों पर नियंत्रित होता है। तो कोई हिम नदों का यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये कहीं पे हिमालय की नदी नहीं है कि हिम नद जो है इसके ऊपर निर्भर रहेंगे, है ना। तो ये आपका निष्कर्ष जो है गलत है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आंसर कि केवल पहला केवल दूसरा, ये दोनों कथन सही है और निष्कर्ष तार्किक है। नहीं, निष्कर्ष तार्किक नहीं है, दोनों कथन सही है पर निष्कर्ष तार्किक नहीं है। तो निष्कर्ष तार्किक नहीं है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की कैसी प्रक्रिया है। तो भाई जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी है और संवैधानिक प्रक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की जब राष्ट्रपति को जो है पद से हटाया जाता है, जब महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तो वो एक हिसाब से राष्ट्रपति पर जो है वो करते हैं, एक हिसाब से जैसे कोर्ट में जो है प्रूफ वगैरह देखते हैं कि राष्ट्रपति ने गलत किया है या नहीं किया, फिर उस आधार पर वोटिंग होती है। तो इसीलिए जो है न्यायिक भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन न्याय की तरह काम करते हैं, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं इसको। और संवैधानिक प्रक्रिया इसलिए बोलते हैं कि आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति का महाभियोग है, तो जो मतलब आर्टिकल में होता है उसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसलिए अर्ध न्यायिक संवैधानिक प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, देखो सही मिलान करना है भाई, मिलान करते हैं जरा। सही मिलान क्या है यहाँ पे कि महानदी, इधर मतलब नदी का दे रखा है, इधर पर मतलब इनके डेल्टा का क्षेत्र दे रखा है। तो महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो कहाँ पे, मतलब महानदी कहाँ से आती है, तो ये छत्तीसगढ़ से आती है और छत्तीसगढ़ से होती है उड़ीसा के तट से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये उड़ीसा इसका हो जाएगा, है ना। गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी जो है कहाँ से आती है आपकी, ये आती है महाराष्ट्र से, है ना, महाराष्ट्र से आती है। महाराष्ट्र के बाद जो गोदावरी कहाँ पे जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के इसका जो है आंध्र प्रदेश में क्या होगा, इसका गोदावरी नदी का अपवान क्षेत्र होगा, है ना। इसके बाद आपका कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की बात करें तो जो कृष्णा नदी है ये भी आपकी कहाँ से निकलती है, ये भी आपके महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इसका भी आंध्र प्रदेश ही होगा, तो आंध्र प्रदेश 2 बार दे रखा, तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और इसके बाद कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी तमिलनाडु से जो है चतुर्भुज का आकार के पंजे का निर्माण करती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो ये इसका डेल्टा जो है चतुर्भुज डेल्टा है और ये बंगाली खाड़ी में तमिलनाडु से गिरती है। तो ये हो गया पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा, है ना, ये हो गया आपका, और तीसरे का चौथा और फिर हो गया आपका चौथे का पहला। तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा स्थल सुरकोटदा से खोजा गया। देखो सुरकोटदा कहाँ पे पड़ता है भाई, पहले तो ध्यान देना, सुरकोटदा पड़ता है वो कहाँ पे पड़ता है आपका, गुजरात में, है ना, गुजरात में। तो गुजरात से क्या खोजा गया है इसमें, तो शहरीकृत सीवेज सिस्टम, अंडाकार बस्ती, घोड़े की वास्तविक हड्डियां। देखो घोड़े की वास्तविक हड्डियां, घोड़े की वास्तविक हड्डियां जो है सुरकोटदा से खोजी गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है जैसे हमने हड़प्पा की बात आपने सुना होगा, आप लोगों ने लोथल भी सुना होगा, लोथल से भी खोजा गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लोथल से जो है घोड़े के बने हुए जो है मतलब जैसे मिट्टी के घोड़े बने हुए हैं तो उनकी खोज हुई है। कहाँ से, लोथल से, मिट्टी के घोड़े, है ना। लेकिन जो ओरिजिनल जो वास्तविक घोड़े की हड्डियां पाई गई है वो कहाँ पे, सुरकोटदा, गुजरात के सुरकोटदा से प्राप्त हुई है। तो सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है भाई इनमें, जरा देखते हैं जरा क्या कह रहा है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर लंबी है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी है, इसलिए इसको जो है दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं लंबाई के हिसाब से। उत्तरी गंगा जो है आपकी गंगा नदी और दक्षिणी गंगा आपकी क्या है, गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा के साथ साथ वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, मतलब गंगा से पहले की गंगा बोल सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल एकदम सही है। गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहा जाता है, तो बिल्कुल ये सही है, दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, तो ये भी सही है।
गोदावरी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को अवॉइड करती है। बिल्कुल, महाराष्ट्र से निकलती है, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प नहीं है इनमें से सही? डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। ये बिल्कुल एकदम जो है सही कह रहा है कि जो डल झील है इसको श्रीनगर का गहना कहा जाता है भाई। डल झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, तो डल झील को कश्मीर का मुकुट कहा जाता है, ये भी एकदम सही है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं और कश्मीर का क्या कहते हैं, इसको मुकुट कहते हैं, तो ये भी सही है। बुलर झील झेलम नदी के मार्ग पर स्थित है, तो जो बुलर झील है वो झेलम नदी के मार्ग पर स्थित है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, तो ये भी आपका सही है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, तो जो रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित नहीं है। कहाँ पे है ये रेणुका झील? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किन्नौर में नहीं है, तो यही आंसर आपका गलत है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की भाई सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली है, ध्यान रखना। और भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, आपको ध्यान देना। और हिमालय में भी सबसे नवीनतम कौन सी हो जाएगी? तो हिमालय की जैसे अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जो शिवालिक श्रेणियां है वो हिमालय में भी सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना है, ठीक है, तो हिमालय सबसे नया और अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये अरावली श्रृंखला जो है, अगर देखा जाए एक प्रश्न और आता है इसके लिए, ये जो आपकी कहाँ से फैली हुई है? ये राजस्थान है ना, राजस्थान से दिल्ली तक फैली है भाई अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान से दिल्ली तक फैली है, ये ध्यान रखना। जो रायसीन की पहाड़ियां हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन है, वो दिल्ली में रायसीन की जो पहाड़ियां, जो राष्ट्रपति भवन जिस पर स्थित है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है, ठीक है। चलो इसको भी ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के किन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए समय सीमा में छूट दी गई? देखो भाई, जैसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जाती ना, तो इसको 11 वर्ष जो है इसके लिए टाइम दिया जाता है। 11 वर्ष जो आपको भारत में रहना पड़ता है। फिर उसके अलावा जो भारत में आपको किसी 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है आपको कैरेक्टर भी सही होना चाहिए, तब जाके भारत की नागरिकता मिलती है। लेकिन क्या कहा है कि 3 देश है यहाँ पे, एक तो आपका पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश और एक है अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की छूट दी गई है। और क्या छूट दी गई है कि 11 वर्ष से घटाकर इसको क्या कर दिया है, 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष अगर आप रहोगे तो नागरिकता मिलेगी। और कौन कौन से हैं? जो देखो मुस्लिम राष्ट्र है, पाकिस्तान भी मुस्लिम राष्ट्र है, बांग्लादेश भी मुस्लिम राष्ट्र है और अफगानिस्तान भी। तो इनमें क्या है आपका कि मुस्लिम यहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं हो सकते, तो मुस्लिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ऑप्शन यहीं से गलत हो गया। यहाँ पे हिंदू दिया, फिर यहाँ पे भी मुस्लिम दिया, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पे भी मुस्लिम दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुस्लिम तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कह रहा है अल्पसंख्यक तो मुस्लिम हो ही नहीं सकते ना वहाँ पे। तो यहाँ पे किसको दिया गया है? हिंदू, जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं, फारसी रहते हैं, ईसाई रहते हैं और सिख रहते हैं। ये अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आता है, तो इनको 5 वर्ष ही भारत में रहना पड़ेगा और नागरिकता मिल जाएगी, 11 वर्ष रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे देशों से आते हैं यही जाति के लोग, तो इनको पूरा 11 वर्ष रहना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा NOPV2 वैक्सीन को किसके लिए प्री क्वालिफाई किया गया? देखो भाई ध्यान देना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, आपको ध्यान रखना है, नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या है? नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन। देखो क्या है, नवीन ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना, टाइप 2, है ना, टाइप 2। तो ये जो वैक्सीन है ये मतलब क्या है कि अभी 16 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो इसको क्या मिली है, प्री क्वालिफाई किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है जैसे पोलियो से संबंधित है, इसके लिए जो है क्या है कि आपका घातक स्ट्रेन में बदलने का जोखिम है ये, ठीक है। तो घातक स्ट्रेन में बदलने के जोखिम के लिए लाया गया है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, भारत ने देखो क्या कहा है, भारत ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 कार्यक्रम में कितने देशों की भागीदारी के साथ समुद्री शक्ति प्रदर्शन किया? देखो भाई प्रदर्शन की मतलब चल रहा है ये, अभी ये आपका जो है फरवरी में चल रहा है भाई।
फरवरी में भी ध्यान देना कि ये कब से कब तक चल रहा है कि 15 फरवरी से लेकर और 25 फरवरी तक चलेगा। और इस ये कब से, ये मतलब 2026 में चल रहा है, अभी अभी चल ही रहा है, 25 फरवरी तक चलेगा। और ये मतलब 2026, 2027, 2028 के पेपरों में भी आएगा, क्योंकि इसकी मेजबानी जो है ये बहुत सारे देश इसमें होते हैं। कितने देश है इसमें? 72 देश है, 72 देश के समुद्री है। ये कहाँ पे चल रहा है अभी? ये विशाखापट्टनम में चल रहा है, विशाखापट्टनम में चल रहा है, क्योंकि इसमें जो बहुत टाइम के बाद नंबर आता है किसी देश का, तो ये अभी बहुत लंबे टाइम तक कि भारत में कब हुआ था ये, तो 2026 में हुआ था। और कितने देशों ने भाग लिया इसमें? तो 72 देशों ने इसमें क्या लिया है? भाग लिया है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? देखो भाई क्या कह रहा, भारत में सितार वादक के जन्मदाता अमीर खुसरो और कबायली गायन के जन्मदाता मोइनुद्दीन औलिया है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो दूसरा पॉइंट है, पहला तो हमने छोड़ ही दिया। चलो फिर इसी को देख लो पहले। भारत में सितार वादक के जन्मदाता अमीर खुसरो है और कबायली गायन के जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही है। तो ये तो आपका दूसरा वाला आपका गलत हो गया, बल्कि ये मोइनुद्दीन औलिया नहीं है इसके, ठीक है। पहला पॉइंट है अमीर खुसरो की समाधि दिल्ली में है, तो अमीर खुसरो की समाधि दिल्ली में है, तो ये पहले वाला बिल्कुल सही है। तीसरा, अमीर खुसरो ने भारतीय और ईरानी रागों का मिश्रण किया था, बिल्कुल ये भी सही है कि जो अमीर खुसरो ने भारतीय और ईरानी रागों को मिश्रण करके जो है मतलब एक राग बनाए थे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? पहला और तीसरा सही है भाई, तो पहला और तीसरा सही है, तो बी में है पहला और तीसरा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक इसी के अंदर से ग्रुप सी के पेपर में क्वेश्चन आया था, और एक इसी के अंदर जो है क्या कहते हैं पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन आया था। देखो, फेमा अधिनियम के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो भाई, यह अधिनियम 1999 में पारित हुआ था, तो फेमा एक्ट है 1999 में पारित हुआ था, तो ये बिल्कुल एकदम सही है। दूसरा कहा कि यह अधिनियम, कौन सा इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। यह अधिनियम 1 जून 2000 को लागू हुआ था। देखो 99 में पारित हुआ था और 1 जून 2000 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था, है ना। ये हो गया आपका। यह अधिनियम विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर लाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है कि इससे पहले क्या चलता था कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा चलता था, जिसको फेरा बोलते थे। 1973 के स्थान पर इसको लाया गया, ये भी सही है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों, जैसे मतलब जिसको एनआरआई बोलते हैं या पीआईओ बोलते थे, ओसीआई बोलते हैं, के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के बैंक खातों का प्रावधान है। तो 4 प्रकार के बैंक खातों का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे 3 प्रकार के बैंक खातों का प्रावधान है भाई, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आप लोगों ने एनआरई सुना होगा, है ना, क्या सुना होगा आपने? एनआरई, है ना, एक सुना होगा आप लोगों ने एनआरओ, और एक सुना होगा एफसी एनआरई, है ना, एफसी एनआरई, है ना। तो ये विदेश में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनके लिए 3 प्रकार के अकाउंट का जो है एक प्रावधान करता है, तो ये वाला गलत है। थोड़ा क्वेश्चन में क्या हुआ कि फेमा अधिनियम के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है होना चाहिए था यहाँ पे, ना, सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है आपका? तो डी वाला सही नहीं है, क्योंकि 3 प्रकार के अकाउंट है, 4 प्रकार के अकाउंट नहीं है, मुख्य रूप से 3 ही अकाउंट है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जो खिलजी वंश के संस्थापक है भाई, इन्होंने, ये है आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे उनके लिए पूछता है, और कब इन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक की जो है हत्या करके जो है यहाँ पे इसकी स्थापना की थी? तो आप लोगों ने सुना होगा शायद, क्यूमर्स का नाम सुना होगा। गुलाम वंश के अंतिम शासक थे क्यूमर्स, है ना। क्यूमर्स को पराजित कर 1290 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन है 84 में क्या कह रहा है? दिल्ली के निकट मंगोलपुरी या मुगलपुरी नामक स्थान पर नवीन मुसलमानों को किसने बसाया था? देखो भाई, दिल्ली का जो मंगोलपुरी है या मुगलपुरी है, ये जो है बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, जैसे इलेक्शन के टाइम में भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, बिल्कुल एक तरफ पे वोट पड़ता है यहाँ पे मुसलमानों का, है ना। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13वीं शताब्दी में इनको बसाया था। कब? 13वीं शताब्दी में। ये ध्यान रखना, कब बसाया था? 13वीं शताब्दी में बसाया था। और किसने बसाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बसाया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो एक फोन आ रहा है, जरा देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इसको देखना जरा, हेनरी ड्यूनेंट। जो हेनरी ड्यूनेंट है, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था सबसे पहले, है ना।
और इनके ही जन्मदिन पर 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये रेड क्रॉस दिवस मनाया क्यों जाता है, इसका कारण क्या है, क्या काम करता है, इसकी विशेषता क्या है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी करती क्या है। ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है क्या करती है कि जैसे मतलब विश्व में कोई जाति, धर्म और लिंग या फिर मतलब देशों के लिए राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव को साइड में रखकर लोगों की मदद करते हैं, ऐसे लोगों की जो जैसे युद्ध में कोई घायल हो रहा है या कोई आपदा आ रही है उसमें कोई घायल हो रहा है, तो मतलब ये इनका कॉन्सेप्ट है कि वो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये किस जाति का है, किस धर्म का है या किस देश का है ना, तो यही है आपका है ना। तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, भाई ये ध्यान रखना आपको। चलो अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में। देखो काली मिट्टी वैसे तो गुजरात में भी है, राजस्थान में बहुत कम है ना, मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक ही है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एक भुगतान बैंक कौन सी सुविधा दे सकता है। तो भुगतान बैंक कौन सी सुविधा दे सकता है भाई, बचत खाते की सुविधा भुगतान बैंक दे सकता है, चालू खाते की सुविधा भी भुगतान बैंक देता है, लेकिन स्थायी जमा खाते की सुविधा भुगतान बैंक नहीं दे सकता है। डेबिट कार्ड की सुविधा दे सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं दे सकता है। तो 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 मतलब ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में लघु वित्त बैंक कितने हैं। तो देखो भाई पहले भारत में लघु वित्त बैंकों की संख्या जो है 12 हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में लघु वित्त बैंकों की संख्या कितनी है, 11 है। क्योंकि 2 बैंक आप लोगों ने हो सकता है सुना होगा कि एक बैंक का नाम फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इसका क्या हो गया, विलय हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, अब इनकी संख्या 11 हो गई। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प नहीं है भाई इनमें से सही, गलत विकल्प छांटना आपने। तुंगभद्रा कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है, बिल्कुल एकदम सही है कि तुंगभद्रा और कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है, ये सही है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी में उत्तरी तट से मिलती है। देखो ये कृष्णा नदी आती है इस तरीके से और इधर से आपकी तुंगभद्रा आती है, तो तुंगभद्रा उत्तरी तट से, उत्तर तो ये हो गया ना, दक्षिणी तट से आती है, तो ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। हंगरी नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, बिल्कुल एकदम सही है, यहीं से हंगरी नदी मिलती है इसमें तुंगभद्रा में और आगे जाके कृष्णा में मिल जाती है। तो हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है, तो क्या हो जाएगा आपका, गलत वाला छाड़ना। तो तुंगभद्रा कृष्णा में उत्तरी तट से मिलती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, बाकी सही है। राष्ट्रमंडल खेलों में खेलों के कितने सदस्य देश हैं। देखो राष्ट्रमंडल खेलों के जो सदस्य देशों की संख्या भाई वो अभी वर्तमान में कितनी है, 56 राष्ट्रमंडल खेलों में सदस्य देशों की संख्या। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जैसे सहायक देश होते हैं तो उनको मिलाकर जो इसमें भाग लेते हैं वो 74 देश भाग लेते हैं 74 देश है ना। और क्या कहते हैं सदस्य देश है कितने, 56। तो ये ध्यान रखना, अगर भाग लेने वाली बात करता है तो 74 आंसर होता है और सदस्य देश पूछेगा तो 56 इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन आया, राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल को ही बोलता है, तो फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पे, पहले तो ये चीज पूछ रहा है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में हैमिल्टन से। कहाँ से हुई थी, पूछता है कहाँ से हुई थी, हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहाँ पड़ता है भाई, कनाडा में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से तो इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों की। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, लंदन में है। लंदन बोल देगा या फिर इंग्लैंड बोल देगा ना, इंग्लैंड बोल देगा या फिर ब्रिटेन बोल देगा, तो यहाँ पे इसका क्या है, मुख्यालय लंदन में भाई, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये बिल्कुल एकदम सही है कि भाग 3 को ही भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपको कि मैग्ना कार्टा क्या था और मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुए थे, हस्ताक्षर कब हुए थे, आप इसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। दूसरा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, तो यूएसए या अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो ए और बी दोनों सही है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए थे। भाई देखना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे कि 26 नवंबर 1949 को, है ना, जैसा हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू होना था। लेकिन हुआ क्या कि 26 जनवरी को 1930 में रावी नदी के किनारे जो हमारे देश को आजाद करवाना चाहते थे, है ना, नया संविधान बनाना चाहते थे, उन्होंने तिरंगा फहराया और भारत में जो है क्या है, पहली बार जो है एक मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में जो है स्वाधीनता दिवस मनाया, है ना, तिरंगा फहराया 26 जनवरी 1930 को। तो इसलिए संवैधानिक निर्माता चाहते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू हो, तो वो भी सेलिब्रेट हो जाएगा साथ साथ।
लेकिन 26 नवंबर को लागू होना था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जो जरूरी थी उस समय लागू करना, इसलिए इस दिन जो है 16 अनुच्छेद लागू किए गए। और बताते हैं कि भारतीय संविधान इस दिन क्या आंशिक रूप से लागू हुआ। अगर आपसे कभी भी प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। और अगर पूछेगा आंशिक रूप से कब लागू हुआ भारत का संविधान, तो आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू है। और देखो जरा कौन कौन से 16 अनुच्छेद लागू है आपका, 5, 6, 7, 8, 9 और 60 है ना ये। और इसके बाद जो है 324, 366, 367 है ना। फिर आपका 378, 379, 388, 391, 392, 393 और 394। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 आर्टिकल जो इस दिन लागू हुए थे। और बाकी के बचे आर्टिकल जो 395 अनुच्छेद जो बाकी के 395 में से 16 हो गए थे, शेष अनुच्छेद जो है आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, लेकिन 26 नवंबर को ये 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। देखो भाई, द्वैध शासन के लिए जो लोग कंफ्यूज रहते हैं, द्वैध शासन 3 बार लागू हुआ भारत में। देखो पहली बार बंगाल में लागू हुआ भाई, आपको ध्यान देना 1765 को। 1765 से 1772 तक रहा ये बंगाल में द्वैध शासन का जो शुरुआत है ना। इसके बाद प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू हुआ, प्रांतों में शुरू हुआ भाई 1919 में है ना। 1919 से 1935 तक रहा। इसको जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको समाप्त किया गया था, और इसको 1919 में लाया। आप लोगों ने सुना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था, और भारत शासन अधिनियम 1935 में इसको क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। फिर जो है आपका कहां पे लाया गया था, संघ में लाया गया, या फिर आप बोल सकते हो केंद्र में लाया गया था। तो केंद्र में जो द्वैध शासन लाया गया था वो कब लाया गया था, 1935 में लाया गया था। तो 3 बार हुआ था, लेकिन यहाँ पूछ रहा बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1765, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत महिला बच्चे का व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। भाई देखना आप लोग सारी चीजें यहाँ पे ध्यान देना कि अनुच्छेद 22 की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार होने का क्या है कारण, जो है अगर पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो पुलिस को गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ता है कि आप अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हो या जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो उसको किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हो, उसका आपको क्या बताना पड़ेगा, कारण। अनुच्छेद 22 का जो सेकंड है इसको भी देख लो। 22 का फर्स्ट में कारण बताना पड़ता है। अनुच्छेद 22 के सेकंड में क्या बोलना पड़ता है कि भाई किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो है कोर्ट में या मजिस्ट्रेट या जज के सामने क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है, नहीं तो पुलिस के ऊपर कार्यवाही हो सकती है। तो ये अनुच्छेद 22 के सेकंड में लिखा गया है। अनुच्छेद 23 के थर्ड में लिखा गया है, जैसे आपका क्या होता है कि एक मतलब जैसे महिला है, बच्चे हैं, इनका व्यापार है या फिर इनकी तस्करी है ना, तो इनकी जो तस्करी होती है, मानव की जो तस्करी है, इस तस्करी पर क्या है, रोक लगाई जाती है। रोक लगाने का मतलब है कि किसी महिला को आप बेच खरीद नहीं कर सकते, बच्चे को बेचना या बच्चे का व्यापार नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते, ये सब क्या है, दंडनीय अपराध अनुच्छेद 23 फर्स्ट के तहत है ना। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तस्करी पर रोक लगा दी जाती है। और अनुच्छेद 23 के अगर सेकंड की बात करें, तो अनुच्छेद 23 के सेकंड में क्या है कि अनिवार्य सेवा के लिए जो है सरकार क्या बना सकती है, संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को भी राष्ट्र सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ। तो देखो भाई, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1793 में भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। कहां पे, बंगाल बिहार। इसकी शुरुआत कहां हुई, बंगाल बिहार और उड़ीसा में। बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी 1793 में। और इस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे, याद रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इस समय बंगाल के गवर्नर थे भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 1793 इसका आंसर हो जाएगा। टिक्करपारा बांध किस राज्य में स्थित है। देखो भाई, जो टिक्करपारा बांध है ये महानदी पर स्थित है। कहां पे, महानदी पर स्थित है। और ये कहां, किस राज्य में स्थित है आपका, यह है आपका उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है टिक्करपारा बांध। और इसके साथ साथ आपने सुना होगा हीराकुंड बांध भी क्या कहते हैं, यहीं पे महानदी पर उड़ीसा में स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा बांध। बाकी टिक्करपारा भी आपका उड़ीसा में ही महानदी पर स्थित है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 97वां संवैधानिक संशोधन 2011 के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है।
तो अगर 97वां संवैधानिक संशोधन देखोगे तो कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो पहला कथन अगर हम देखें तो अनुच्छेद 19(3) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। देखो जो अनुच्छेद 19 है, उस अनुच्छेद 19 का जो 3rd है, इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन 2011 के तहत जो है क्या सहकारी समितियां ये शब्द जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोल सकते हो इंग्लिश में आप। दूसरा सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अनुच्छेद 43A जोड़ा गया, ये जोड़ा गया लेकिन 43A नहीं जोड़ा गया, ये ध्यान रखना 43 का B जोड़ा गया था स्पेशल इसमें, जो आपका क्या आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है ना, ये तो मूल अधिकारों में जोड़ा गया। ये 19 का 3rd किस में आ जाएगा आपका? मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, है ना, मौलिक अधिकार में हो गया। और मौलिक अधिकार के साथ साथ इसी को कहां जोड़ा गया? सहकारी समिति को तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, किसमें जोड़े गए? राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, ठीक है ना, यहाँ पे जोड़ा गया। और लेकिन अनुच्छेद 43 के बी में जोड़ा गया, तो ये गलत हो गया आपका। सहकारी समितियों के लिए भाग 9 का ख जोड़ा गया, तो सहकारी समितियों के लिए भी बिल्कुल सही है, भाग 9 का ख जोड़ा गया। जैसा आपकी पंचायत है तो वैसे इनके लिए नगर पंचायत नगर पालिका जैसे होती है, उसी हिसाब से सहकारी समितियों के लिए भी एक भाग 9 का ख जोड़ा गया, तो ये भी आपका क्या सही है। तो आपका पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है, इसकी जगह 43A की जगह 43B होना चाहिए था। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? पहला और तीसरा सही है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, कैग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? जो कैग है भाई वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। देखो कैग क्या करता है? राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देता है, और राष्ट्रपति इसको क्या किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है, और फिर इसकी जांच पड़ताल होने के बाद जो है ये किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास जाती है दोबारा, है ना। तो कैग जो किसको सौंपता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट? राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, गांधार और मथुरा कला शैली का विकास किसके काल में होता है? भाई पहले तो ध्यान देना, गांधार कला क्या थी और मथुरा कला शैली क्या थी। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में प्राचीन काल में जो है विदेशों से लोग आते थे, तो जैसे यूनानी, फारसी और हिंदू है, आपका क्या हो जाएगा? यूनानी, ये भी पूछता पेपर में, यूनानी हो गया, फारसी हो गया और हिंदी हो गया। इन तीनों का मिश्रण था, इन तीनों कलाओं का मिश्रण क्या था? आपका गांधार कला था, है ना। और जो मथुरा कला थी ये मतलब क्या थी? आपकी शुद्ध रूप से भारतीय कला थी, ये शुद्ध रूप से भारतीय कला थी। लेकिन गांधार कला यूनानी, फारसी और हिंदी कलाओं का क्या था? मिश्रण था। और ये जो राजा कनिष्क के टाइम में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।